इस दिशा में नहीं सोचेंगे कि हम हार गए या ये कारण रहे हार के। ये बहुत विश्लेषण होते रहते हैं, ये कई पत्रकार, यूट्यूब चैनल और कई तरह से। हम बात करेंगे भारत के भविष्य व्यती सिस्टम की तरफ। क्यों नहीं कि बिल्कुल यूं समय जो है इसी पे करें साहब, ऐसा यार हो गया, फलाना हो गया, 10,000 दे दिए, वो दे दिए, चुनाव आयोग ने कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, ये फर्जीवाड़ा है, ये कोई बहुत बड़े इश्यू नहीं है। लेकिन हम इस लाइन पे बात करेंगे कि आखिर देश की दिशा क्या है और राज्य कहाँ हैं और राज्य में निवास करने वाले लोगों का क्या सेटअप है। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय क्या क्या हो सकते हैं, उसको हम लेके करेंगे कि बिहार का चुनाव शून्यता की ओर। तो शून्यता की ओर का मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि वही लोग हैं, पहले वाली सत्ता है। महीने भर पहले नीतीश कुमार जी थे, डबल इंजन की सरकार थी, यही काम थे, यही धंधे थे, यही सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ये थोड़ा बहुत बदल लेंगे कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ा ऐसा कोई इश्यू नहीं हुआ। बदलता तो क्यों नहीं बदलता, ये हमारे लिए ज्यादा था कि भाई क्यों बदलता, बिहार के अंदर सत्ता क्यों परिवर्तन जरूरी थी। 20 साल से सत्ता थी तो एंटी इनकम्बेंसी ये भी कोई आज की तारीख में फैक्टर नहीं है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि विपक्ष के अंदर जो भी ये इंडिया गठबंधन के जो हैं, इनकी सत्ताएं चेंज होती रहती है, लेकिन बीजेपी की सत्ता एक बार आती है तो अपने आप को स्थायित्व ले लेती है। उसके कई कारण हो सकते हैं, कुछ भी हो जाए, वो एक अलग बात हो सकती है कि भाई ये क्यों किस तरीके से है। तो मैं अब इसके आपके बीच में ये कर दूं कि शून्यता की ओर क्यों है। कि शून्यता का मायना जैसे मैंने आपको बताया कि भाई सीधी सादी बात है कि वही चुनाव है, वही लोग हैं, वही सत्ता है, इसका कोई मायना नहीं है ये आते तो कुछ नया बदलते करते। अब मुद्दा ये आता है कि दूसरा हमारा पॉइंट है कि संघीय ढांचे को जब तार तार कर दिया गया, अब यहां से अपना मीटिंग का एजेंडा शुरू हो रहा है। जो फेडरल स्ट्रक्चर था, उस फेडरल स्ट्रक्चर को किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने तार तार किया, ये हमारे लिए चिंता का विषय है या सोचने का विषय है। यानी कोई भी राज्य का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और कोई पार्टी जीत जाए तो उसका क्या वजूद बन सकता है, इसके केंद्रित हम ज्यादा रहेंगे। एक राज्य का एक फेडरल स्ट्रक्चर के नाते 7वीं अनुसूची में जो भी विषय दिए गए हैं, उन विषयों की क्या स्थिति है। ये जो जीएसटी आई उसके बाद में राज्यों का फंडिंग का क्या हो गया, किस तरीके से हो गया, और जो ये ढांचा खड़ा हुआ उसके अंदर हम 1 बाय 1 करेंगे कि वो सरकार बदली थी भ्रष्टाचार के नाम पर, और भ्रष्टाचार का जो इश्यू था वो कोल घोटाले से स्टार्ट हुआ, नीलामी के सिस्टम से हुआ कि गलत थी, जबकि सारे ही ऐसे कर रहे थे पहले। तो 2015 से लेकर के 2018, 2019 वापस चुनाव आवे, 2023 एमएमडीआर एक एक्ट है जो मिनरल यानी खनिज खोदने के। अब हम फेडरल स्ट्रक्चर में ये जाते हैं कि खनिज जो है कुछ राज्यों के लिए है, कुछ सेंटर के हैं, सोना वगैरह ऐसे हैं। इन्होंने सभी खनिजों के ऊपर कब्जा करने के लिए 15 से शुरुआत की, सारे खनिज हमारे कब्जे में आ जाए। ये सारे कानून अपन ने बार बार डिस्कशन किए और ऐसे करके धरती के अंदर का माल जो था वो केंद्र को चला गया। अब राज्य के लिए कुछ नहीं, राज्य बैठा बैठा देखो ये बजरी बाटे थोड़े बहुत थे, उसमें भी थोड़ी थोड़ी इनडायरेक्ट दखल थी। जो चाइना बेचता है अर्थ रेयर का जो मटेरियल है जिससे सेमीकंडक्टर वगैरह बनने हैं, वो सारे उनके कब्जे में। फिर सोलर के लिए लिथियम वगैरह ये जाए क्रिटिकल जो मिनरल हैं उनके लिए आया तो वहां भी सेंटर ने कब्जा। तो ऐसे करके मैं कह सकता हूं कि पहला बिंदु तो यह है कि धरती के अंदर जो भी माल था उस माल को कैसे कब्जाया जाए, ये केंद्र ने कर लिया। अब राज्य का चुनाव आप कैसे भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है, राज्य कोई भी जीते कोई भी आए। नगर पालिका की बात है, वो वाली बात है कि आपके पास ढांचा क्लॉज,
कुछ नहीं, धरती के अंदर का माल आपका सेंटर के अंडर में चला गया पूरा का पूरा। अब धरती के ऊपर बायोडाइवर्सिटी थी, तो कई दिन तो मैं ये सोच रहा था बाबा रामदेव के लिए होगा या ऐसा कुछ होगा, बायोडाइवर्सिटी के बहुत बिल 23 से शुरू हुए, 19 में भी चेंज हुए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से ये MMDR का जो माइनिंग एंड मिनरल जो है वो जो माइनिंग मिनरल डेवलपमेंट जो है उसमें रेगुलेशन एक्ट के नाम से 1957 में बना था, उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया, नीलामी करने से लेकर के और किस तरह से उसको डेवलपमेंट का 23 में कर दिया, ये अपने बार बार इनको किया। तो आप इस बात को सीरियसली सोचें कि धरती के अंदर का माल राज्यों के लिए कोई मायने नहीं है। तो अब आया आप धरती के ऊपर की बात। धरती के ऊपर बायोडाइवर्सिटी थी, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी हम अपना चिंतन ले लें कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत बड़े बदलाव किए। क्या बदलाव किए? बायोडाइवर्सिटी की, स्टेट बायोडाइवर्सिटी की जो कमेटियां थी ना, उन कमेटियों को इन्होंने कब्जे कर लिया। कानून ऐसे बनाए कि स्टेट बायोडाइवर्सिटी का जो सेटअप था उसको इन्होंने अपनी मुट्ठी में ले लिया, और नेशनल का तो था ही सेटअप, चाहे कोई बायोडाइवर्सिटी इसके ऊपर धरती पर जो भी बायोडाइवर्सिटी थी उसको, इस पृथ्वी के ऊपर जो भी था उसको इन्होंने कब्जे किया। अब इस धरती के ऊपर बायोडाइवर्सिटी के सिवाय एग्रीकल्चर सेक्टर भी था। तो एग्रीकल्चर की गति और दुर्गति आप सब ने देखी कि भाई राज्यों का एग्रीकल्चर विषय, लेकिन एग्रीकल्चर को इस तरह से लपेटा कि सारा का सारा सिस्टम जो है एग्रीकल्चर का क्लस्टर बनाने से लेकर के, और फ्रूट के क्लस्टर बन गए, वेजिटेबल के क्लस्टर बन गए, और बनाते बनाते ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ला करके इन्होंने 3 बिलों को फेंक कर कोऑपरेटिव के मार्फत इस एग्रीकल्चर पे कब्जा कराने के लिए 3 इन्होंने अपनी जो है वो सोसाइटीज बना दी। बीज अपने कब्जे में करना, ये सब राज्य के विषय थे। मैं जो बात कर रहा हूँ वो राज्य के विषय, फेडरल स्ट्रक्चर के विषय थे। बीज अपने कब्जे में ले लिया, ऑर्गेनिक का जो था वो कब्जे में ले लिया। ऑर्गेनिक को इसलिए ले लिया कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, बाकी तुम्हारा खाओ पियो कुछ भी करो, ये तुम्हारा जाना है, और क्लस्टर के नाम पे कर दिया। तो अब बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर, खनिज, ये आप सब इन्होंने अपने कब्जे में लिया। अब कब्जे में लेने के बाद में ये समुद्र में घुसे। समुद्र के बिल आप पढ़ोगे, जब आप इन बिलों को पढ़ोगे, करीब मैंने सब बिल पे अपनी स्टडी की है, बेस सुनी है। कई तो हाउ में वो बिल मान लो ऐसे ही पास हो गए, लेकिन फिर भी मैंने की है यार। आप लोगों को मेरी सलाह है कि PRS करके एक साइट है जो निष्पक्ष वे से, जैसे ADR है ना वो चुनाव एक सुधार के लिए, जिस तरह से PRS करके एक साइट है जो अपन लोगों को जरूर उसको पढ़नी चाहिए। उसमें सारे हिंदुस्तान के बिल जितने बदलाव है वो सब के आते हैं, और वो बहुत ही तरीके से अपने लोगों को समझाता है कि देखो इसमें ये गड़बड़ की, इसमें यहाँ गड़बड़ की। तो इन्होंने साहब ये जो था एग्रीकल्चर का कब्जा, जैसे मैंने कहा ऑर्गेनिक के नाम से, एग्रीकल्चर में देखो किया सो किया, लेकिन एक्सपोर्ट की एक मल्टी स्टेट बना दी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट, यानी आपके भोजन पर कब्जा, आपके खनिज पर कब्जा, ये सब राज्य के तंत्र थे। अब रहा सवाल जमीन का। जमीन के अंदर अपन ने टोकनाइजेशन की बात की थी कि भाई जैसे जमीन जा रही है। फिर इन्होंने सबसे बड़ी बात यह की कि जमीन के अंदर इन्होंने PPP योजना के तहत जो भी प्रोजेक्ट है वो एसेंशियल मान लिए, पहले ये नहीं था। यानी PPP में कोई भी होगा, PPP सारा का सारा अडानी या जो भी कॉर्पोरेट के लोग है ये PPP बड़ा कब्जा कर रहे हैं। तो वहां स्थिति ये हुई कि PPP में कोई प्रोजेक्ट पास कर दो, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के नाम से लोन दे दो, और जमीन का करने के लिए आप डंडे लगा के भगा दो। तो ये कब्जा हो गया साहब, जमीन का भी कब्जा हो गया। बाकी जमीन जो बच रही है उसके अंदर इन्होंने अपने हिसाब से, तो यहां से जब लैंड का हो गया, माइनिंग का हो गया, अब ये समुद्र में घुसे। समुद्र के इन्होंने ऑफशोर कि एग्रीकल्चर का और समुद्र के अंदर का 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं। इसको भी आप कभी PRS साइट पे जाकर के जब पढ़ोगे तो आपका यूं सिर चकरा जाएगा कि यार क्या क्या दुनिया रची है। ऑफशोर माइनिंग अलग होती है, ऑफशोर का इन समुद्र में भी होती, इनमें हीरे जवाहरात पन्ने थे, उन सबको किस तरीके से करे उसको कब्जे किया। इसके बाद में समुद्र तट पर जो एग्रीकल्चर होती है, जो मछली, इनको कब्जे किया।
ये सारा जब कब्जा पूरा हो गया, तब मान लो तमिलनाडु बैठा है समुद्र तट पे, ये साथ बैठे हैं, इधर वाले, इधर ये नॉर्थ ईस्ट वाले बैठे हैं उसमें। अब आप नॉर्थ ईस्ट वाले बायोडाइवर्सिटी थी वो गई इनके हाथ से, इनके हाथ से समुद्र गया, लैंड के बिहार वगैरह ये थे, ये जो मध्य प्रदेश राजस्थान और ये एरिया था ये गया। अब इनके अंदर जो जो आगे से आगे फिर ये वाइल्ड लाइफ तक पहुंच गए। वाइल्ड लाइफ के अंदर भी इनकी क्या बहुत भारी तस्करी है, वहां तक पहुंच गए भाई। वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए पहले भी अपन ने वर्णन कर चुके हैं भाई, कोयला खुदेगा तो इनको वाइल्ड लाइफ को ट्रांसफर किया, और वनतारा गुजरात में जामनगर में ले लिया, और इन्होंने हजारों एकड़ जमीन कब्जे, ये शेर भी पालेंगे, वो इस तरीके का ढांचा इन्होंने बना लिया। अब आज पूरी पृथ्वी की संरचना के अंदर अब बचता है सिर्फ मानव, जो आप लोग, पूरा आपके रिसोर्स कंप्लीट, जहां कहीं भी रिसोर्स था उस सबको कब्जा करने के बाद में अब मानव बढ़ता। बायोडाइवर्सिटी हो गई तो नेचर हो गई, फॉरेस्ट हो गई, फॉरेस्ट में कब्जा किया, 100 मीटर तक आपका इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 मीटर तक को टूरिज्म डाल दिया इसके अंदर। फिर इनके अंदर मानव को कब्जे करने के लिए इन्होंने कई, मानव को कब्जे करने के माइंडसेट में ये किया कि यूपी वाले को कहा कि तू यहाँ दहाड़, बटेगा तो कटेगा, इस तरह से कर करा के मंदिरों की उस कहानी से सर्किट बनाए, सीता सर्किट, बौद्ध सर्किट भी है, वैसे राम सर्किट, इस तरह से बनाए, उनका डेवलपमेंट किया, मंदिर बनाए, मंदिरों की ट्रस्ट बनाई, और ट्रस्ट बना करके इनको जो ब्राह्मणवादी कंसेप्ट था उसको साइड में धकेल करके कोऑपरेटिव माइंडसेट में ये धर्म को डाल दिया। धर्म कोऑपरेटिव पैटर्न पर चल रहा है, राम मंदिर वगैरह। यहाँ धन था उसको कब्जे किया, यहाँ तस्करी करनी थी इनको कब्जे किया, इधर आता है तो कॉर्पोरेट के इनको कब्जे किया। ये सारा का सारा ढांचा 15 के बाद में स्टार्ट हुआ। ये 14 में जीते, साल भर इन्होंने ढांचा देखा किया, इसके बाद में इनका माइंडसेट चला कि भाई हम लोग जो है इनका अस्तित्व मिटाएं। तो अस्तित्व मिटाने के अंदर इन्होंने इतिहास का, कॉलेज का, यूथ का, इस तरह के ढांचे को कब्जे किया। इस सारे के अंदर अब आप मेरे ख्याल से कोई ऐसे टॉपिक नहीं बचते हैं कि मानव को कब्जा करने के लिए यूथ को कैसे करना, महिलाओं को कुछ पैसे दे करके उस तरीके से लोनिंग सिस्टम से करके उनके खाते में डाल के वैसे कब्जे करना। यानी ह्यूमन रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स, सी रिसोर्स, जो भी कुछ था आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। कोई राज्य जीते, कुछ भी करे, कोई लेना देना नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य से पंचायतों को बाहर निकाला कि तुम इनके पास क्यों। स्टेट फाइनेंस कमीशन था इनका, पहले 7.185 का इनका फंड था, जिसको मिला करके कभी आप जाना प्रद्युम्न सिंह इसका चेयरमैन है, कभी आप धर्मेंद्र जी कभी मिलना, स्टेट फाइनेंस कमीशन बना हुआ अपना। स्टेट का जो रेवेन्यू है उसका कुछ पैसा पंचायतों को मिलता है, तो सिर्फ इन बीडीओ की तनख्वाह वगैरह है। अब 1% कम कर दिया। वो मथुरादास शिवचरण माथुर रहा था उस टाइम भी, लौड़ा उधर की खानों के लिए कुछ अलग से पैसे आए, कुछ ऐसे आया, तो हमने 1-2 मीटिंग लिखी कि यार ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन पंचायतों के लिए है। अब सेंटर का जो फाइनेंस कमीशन है पहले 15वें था, अब 16वें पे था। जीएसटी में पैसा गया तो पंचायतों को कहा तुम हमारे अंडर में आओ। हमने हरियाणा में ये मुद्दा उठाया कि भाई पंचायतें तुम्हारे अंडर में है नहीं। अब राज्य कह रहा है ना हम हैं, तुम्हारे पास है क्या भाई? नगर पालिका तुम्हारे पास नहीं, फंड नहीं है तुम्हारे पास, जीरो है। पंचायतें तुम्हारे पास नहीं है, फंड नहीं है, जीरो है। क्योंकि 15वें वित्त आयोग का अब 16 लागू हो गया, तो वित्त आयोग के पैसे आते हैं सीधे सरपंच के खाते में। आप देखो, परिकल्पना कीजिए आप, क्या सीधे उसके खाते में आते हैं, वो अपना खरंजा करता, नाली बनाता, सब कुछ करता है। तो जो ढांचा का किसी राष्ट्र का, वो किसी आदमी की मुट्ठी में आ जाता, पूरा का पूरा पावर, रिसोर्स सारी। उस स्थिति पे किसी की हिम्मत नहीं है चुनाव जीतने की। फिर इन्होंने जो इंस्टीट्यूशन थी उनको कब्जे किया, क्योंकि इसके बिना तो चलता नहीं ना। ब्यूरोक्रेट भी एक बहुत बड़ा तंत्र है, आप इसको करो। तो मोटे मोटे इंस्टीट्यूशन इन्होंने कब्जे किए जो इनको नीड थी। और कब्जे कैसे किए ये भी आपको पीआरएस साइट पे मिल जाएगा। चुनाव आयोग बनाया, सिलेक्शन कौन करेगा? हम करेंगे। चलो भाई तुम साइड में हो जाओ, हमारे 2 होंगे, तुम्हारा 1 होगा, तो सिलेक्शन तो तुम्हारा हो गया। इनका एक ही जगह गाड़ी फंसी, फिर फंसी नहीं है वो, मैं तो सोचता हूं इन्होंने निकाल ली उस गाड़ी को, अपने तरीके से निकाली।
एनजीएसी का एक एक्ट बना था, आप लोगों को याद है कि नहीं है? नेशनल मनाराम जी हैं, जुड़े हुए हैं, वकील हैं वो। एनजीएसी का एक्ट बना था, वो एक था नेशनल जुडिशन अपॉइंटमेंट कमीशन का था। तो ये जो दूसरा जो मेथड है इनका चुनने का जजों को, उससे इन्होंने बाहर खींचने की कोशिश की कि जज हम चुनेंगे। अब जब हम चुनने के अंदर सुप्रीम कोर्ट जागा, 9 जजों की बेंच बैठी, उसने कहा नहीं नहीं, तुम्हारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, भागो यहाँ से, हम नहीं करते तुम्हारे बुक नहीं, हम चुनेंगे जज। तो एनजीएसए का कानून जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हुआ। एक दो कानून और अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हुए। एक जैसे ये चंद्रचूड़ करके गया, इसका पैसे वाला जो था, चंदा उगा रहा था, इसका बॉन्ड वाला था, वो करके गया, लूट लिया बॉन्ड। फिर भी देखो आप बड़े खुश लोग हैं, बड़े आराम से। लोगों को पता ही नहीं हमारा क्या है, राज्य का क्या है, पंचायत का क्या है, मानव का क्या है, और सेंटर के अंदर बैठी हुई एक सत्ता है, उसका क्या है। तो ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप धीरे 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 पूरा का पूरा, नदियों का पानी जब समुद्र में इकट्ठा हो गया तो नदियां खाली हो गई। अब इन खाली नदियों में आप सिंचाई करो तो क्या करो साहब, कोई ट्यूबवेल लगा के थोड़ा देर दारू बेच के टैक्स लगा लेता है, कहीं जाकर के पेट्रोल पे टैक्स लगा देता, थोड़ी सिंचाई करके राज्य जिंदा है। अब राज्य इस लेवल पे पहुंच गए तो उसमें क्या मायना आएंगे, बिहार जीते, कोई जीते, कुछ भी, कोई भी जीत ले, कोई वेटेज नहीं है। बंगाल की दुर्गति कर रखी है। आप कभी संसद में आप लोगों को क्लिप निकाल के देखना, ये बड़े कूके। मैंने एक पोस्ट डाल दी, करीब 1 लाख लोगों ने देखी है, करीब 700 लोगों ने शेयर भी की है। मैंने कहा क्यों माथापोड़ी कर रहे हो, इसमें तो शून्यता की ओर है। तो वो तो अपने माइंड सेट से भिड़ते हैं कि ये हो गया यार, वो हो गया यार, ये हो गया। मैंने कहा कोई भी जीते, बिहार की दुर्गति देख लो, तो वो कांग्रेस बीजेपी पे लाके छोड़ देते हैं इन बातों का। अब न तो राहुल के हाथ में है, न आपके हाथ में है। अब कोई धरती पे कोई अवतार ही ले ले कोई अलग तरीके का, या कोई ऐसी व्यवस्था खड़ी हो जाए तो मैं कहता नहीं। बाकी किसी भी प्रकार का कोई इंस्टीट्यूशन, कोई भी सिस्टम। अच्छा, दूसरा देखो, ह्यूमन रिसोर्स को कब्जे कैसे किया। स्किल इंडिया के नाम से प्रोजेक्ट डाले, इंडस्ट्री वालों को कहा इनको स्किल करो, हम आपको इतने स्किल करोगे तो पैसे दे देंगे। इनको कह दिया आपको भी 5-4 हजार रुपए दे देंगे, आप ले लो, बच्चों को कह दिया ऐसे। तो स्किल के अंदर इन्होंने क्या, स्किल 1, स्किल 2, स्किल 4 तक पहुंच गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहुंच गए। अब ये अपने वाले छोरे 5,000 में भटकते रहे, इधर पब्लिक 5 किलो अनाज में भटकती रही। ये सारे के माइंडसेट को आप समझिए। अब इसमें बचता है मजदूर का कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है। मजदूर तो क्या इधर उधर भटक के कहीं से अपना पेट पाल लेगा, पहले भी यही स्थिति थी। किसान इसमें क्रश हो रहा है पूरा का पूरा। किसान से संबंधित विषय जितने भी हैं, जैसे पानी था, अपन ने पहले भी डिस्कशन किया, 15 मीटर से ऊपर के हाइट के बांध, 10 मीटर के कुछ बांध है जो स्पेसिफिक डिजाइन के, उनके इन सब पे कब्जा पानी का पंजाब का लोग है। डुबाया इसलिए था, चाबी इनके हाथ में, पानी इनके हाथ में, हवा गंदी करनी इसके हाथ में, नदियां गंदी करना इनके हाथ में। क्योंकि पहले कुछ क्रिमिनल था, उसको इन्होंने कहा कि आप तो पैसे जमा करा दो, नाली छोड़ दो, इसमें गंदा कर दो पानी को, तो आपको जीने के लिए कोई छूट नहीं है। हवा, पानी, पर्यावरण, बायोडाइवर्सिटी, सब कुछ उनकी मर्जी पे आप जिंदा हैं। 5 किलो अनाज, कोई ह्यूमन रिसोर्स कंसेप्ट की बात नहीं है। बहुत गहरी और तीखी बातें जरूर है ये, लेकिन मैं जब सोचता हूं अंदर ही अंदर कई बार, तो मुझे, मैं अभी एम्स गया तो एम्स में डॉक्टर ने मुझे कहा आपको कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन आप टेंशन में रहते हो। मैंने कहा अच्छा, ऐसा तो कुछ नहीं है। कि नहीं, हर मरीज मेरे पास आता है वो यही कहता है कि मैं तो टेंशन में नहीं हूँ। बेसिक बात ये है कि आप टेंशन में हो, और कुछ दवाइयां सी लिखी, मैंने ली नहीं अभी दवाइयां, तो क्योंकि टेंशन मिटना कोई दवाइयों से संभव नहीं था। मैं जब इन बिलों को पढ़ता हूँ साथियों, तो मुझे यूं लगता है कि यार अब बचा क्या जो जिसके लिए करा जाए। बिहार जीते, दिल्ली जीते, कोई क्या मायने क्या रह गया। आप कोई जीत ले क्या फर्क पड़ता है, नीतीश आए तो क्या फर्क पड़ना है, वो आए तो, अपने यहाँ भजनलाल आ गया तो कौन सी बीमारी हो गई। यूपी में वो बाबा जी अपना ही झंडा गाड़े बैठा। अजीब शासन है यूपी का, कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि करना क्या चाह रहा है यार। एक तरफ देखो आप, एक तरफ उसने ये कहा कि 1,000 करोड़ रुपए में लगा रहा हूं फिल्मों को, कहा वहां मोमडन ही मोमडन है बॉम्बे में, शाहरुख खान फलाने खान तो फिल्मी हम फिल्में
फिल्म सिटी यहाँ बनाएगा, बनी नहीं बनी वो बात नहीं है, लेकिन ये पुरानी बात मुझे ध्यान है, मैं क्योंकि शेडो कैबिनेट के माइंडसेट से काम करता हूँ, तो 1000 करोड़ का हम फिल्में बनाएंगे, धर्म आधारित बनाएंगे, राम आधारित बनाएंगे, इस तरीके से हम अपना करेंगे। तो उस ढांचे को कल्चर के माइंड से फिर तमिलनाडु से इधर लाए, तमिल यूपी का संगम किया, तमिल गुजरात का संगम किया, संगम के नाम से इनको करके कल्चर मूवमेंट करके वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। अब बाबा जी के पास कोई लंबा चौड़ा मुझे नहीं लगता कि फंड की कोई कहानी है, वो यूं ही बस वो जहर उगलने वाली सी बात भले ही हो, बाकी फंड वंड वाला मामला तो इनके हाथ में है। पैसा वैसा तो क्या देर, कहाँ से देर, किस तरह से देर, कोई मतलब ही नहीं है। अनुपम खेर है उसमें फिल्मों वाले उसमें लगा हुआ, वो चाहे तो कश्मीर में फिल्म्स बना दे, किसी का कुछ एक आध फिल्म बना दे, इस तरीके से। अब इधर वाले लोग जो हैं तड़प रहे हैं। अब मेरे को कई बार यूं लगती है कि यार क्यों तड़प रहे हैं, हम क्या लेंगे? कि ये आदमी कोई जाता है तो वहां होना चाहिए ना भाई, आप पहाड़ी पे चढ़ रहे हो तो वहां कोई पेड़ हो, कोई छाया बैठने के लिए जगह हो, तब भी देखे भाई चलो भूखे मरे लेकिन हवा आई अच्छी और ऊपर चढ़ गए। आप स्टेट के लोग भारत के लोग बन जाओ, आप गांव के लोग भारत के लोग बन जाओ, आप किसी राज्य के, गांव के, दूसरे के, भारत के बन जाओ। है भी पूरा हमारी नागरिकता डबल है नहीं, एकल है। जब नागरिकता एकल है, सारा सिस्टम एकल है, तो इस पोजीशन पे हमें क्या वाकई लोगों को पसंद आ गया कि यार क्यों बीमारी में पड़े? ये है ना, अपने मोदी जी कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं, दिशा बढ़ रही है। ज्यादा लंबा चौड़ा समझ में आ गया, अडानी करे या और करे, इनको क्या फर्क पड़ना, कोई मतलब नहीं है। कोई मुख्यमंत्री हो, कोई राजा, हमें क्या है। तो उस लाइन ऑफ एक्शन पे जो डायरेक्शन जा रहा है, वो पूरा का पूरा फेडरल स्ट्रक्चर कोलैप्स कंप्लीट हो चुका है। पंचायतों तो पहले ही हो गया कि इन्होंने अपना फंड दे रहे हैं 16वें वित्त आयोग से, सारा सरपंच इनके कब्जे में। अब सहकारिता का मार्फत में खेती की लूट को कर लेंगे। इन सारी परिस्थितियों के वो केंद्रित हम बात करेंगे कि जब फेडरल स्ट्रक्चर तार तार हो गया तो बिहार का चुनाव जो है शून्यता की तरफ है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसमें छोटा सा फड़ंगा है दक्षिण भारत और उत्तरी भारत का, जिसको रूपचंदी जब काउ बेल्ट कहते हैं, कोई हिंदी बेल्ट कहते हैं, कोई कुछ प्रकार से कोई अपना अपना कहते हैं। ये जो उपजाऊ क्षेत्र है, जहाँ किसानों का जमावड़ा है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, यहाँ अब ये लोग अलग हो गए और वो लोग अलग हो गए। तो इस पे भी आप अपने व्यू पॉइंट रखना कि भाई क्या हो गया यार, वो अलग सोच रहे हैं। अब जब कब्जे सबके हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई उड़ीसा का तूफान आता है, करता है, थोड़ा बहुत टुकड़ा डाल देते हैं, समुद्र तट पे पड़े हैं, नित वो मर रहे हैं, जगह कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र जो है वो अपने आप में अलग है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, वहां शेयर मार्केट है, वहां रुपयों का भंडार होता है, सारा कुछ होता है। गुजरात उसका अटैच पार्ट है, पहले गुजरात उनके साथ ही था, महाराष्ट्र एक ही था। तो ये आप पैकेट देखिए। अब सुवालाल जी भी जुड़े हुए हैं, तो नॉर्थ ईस्ट का ढांचा बिल्कुल वो अलग ही दुनिया है। इस पूरे भारत के अंदर ये जो फेडरल ढांचा बना हुआ है, ये अजीबोगरीब हो गया। हजारों तरह के माइंडसेट, कहीं कैसी चीज, कोई खान पान, रहन सहन, दूसरा तीसरा। वो रिजुजू कहता है कि गाय खाता हूं मैं, तो ये कह रहे हैं गाय के हाथ लगा लिया, पूंछ के हाथ लगा लिया तो हम तुम्हें मार देंगे, गाय माता है हमारी। अब इस ढांचे के अंदर ठीक है, चलता रहे, हम अपने दिमाग को लगाते रहे। अब ज्यादा बकवास करें तो और भी है, सलाखें हैं, दूसरा है। अब हम लोग राजनीति के अंदर हिस्सा नहीं बने, ये भी हमारी बेवकूफी है। हम चिंता नहीं करें, ये भी हमारी बेवकूफी है, क्योंकि हमारी पीढ़ियों को हमें बचाना है, और बचाने के लिए हमारे पास लड़ाई का कोई हथियार ही नहीं है। अब डीपी सिंह जी पूरे यूपी में, मैंने कहा आप आंदोलन करते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, तो पार्टिसिपेटरी करके क्या कर लोगे, है ही नहीं, कोई ढांचा ही नहीं है। तो इन सारे पॉइंटों को थोड़ा थोड़ा अपन टच करते हुए अपने बात को आगे बढ़ाएंगे। इसके बीच में रूपचंद जी को मैंने कहा था कि आप ये भी पता तो करो कि इंटरनेशनली क्या चल रहा है आखिर। जैसे चाइना का सेटअप है, ह्यूमन रिसोर्स एक तरफा मैनेजमेंट है, रशिया अपने हिसाब से रिसोर्सेज दबाए बैठा दुनिया भर का, वो पुतिन अपनी मजे ले रहा अपने तरीके से, चाहे जिसमें हमला कर रहा। अमेरिका का डॉलर के भरोसे जो बिजनेस था, उसकी हालत काफी प्लस माइनस हो रही है, वो समझ में नहीं आता कि क्या होगा इस देश में। तो विकसित राष्ट्र जो है डेमोक्रेसी की छद्म रूप में कहाँ है,
भारत का इतना बड़ा ढांचा, हम कहाँ हैं, क्यों हैं, बड़े एक चिंतनीय हमारे विषय हमारे सामने है। तो आज का विषय परिवेश मैंने इस माइंडसेट से किया कि चुनाव चाहे बिहार का है तो शून्यता की ओर है, ये कोई मतलब नहीं है, होता रहे कोई मतलब नहीं है। फेडरल स्ट्रक्चर हमने खत्म कर लिया, दक्षिण वाली पकड़ में नहीं आ रही है, क्यों है, किस लिए है, क्या है, क्योंकि तमिलनाडु मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, महाराष्ट्र मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, जीएसटी और फंड की बात मैं करता हूं तब, और गुजरात भी है। बाकी ये बिहार वगैरह का है ही नहीं कुछ, इनके पास मैन्युफैक्चरिंग का कुछ नहीं, कंजप्शन स्टेट है ये तो ये सारे बिंदु हैं जिनके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा करेंगे। तो रूपचंद जी, आप अपना विश्लेषण किस तरह से अंतरराष्ट्रीय लिफाफे में डाल करके आप कैसे सोचते हैं कि यार दुनिया वहां कर रही है, तुम पागल हो गए, या ठीक ही है मोदी जी, अच्छा ही है, क्या करना, क्या राज्य है, क्या पंचायत, हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के लोग, हम इस बहस में कर रहे हैं। तो रूपचंद जी। सब साथियों को नमस्कार। मैं सबको आपको इस बात की इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि ब्राजील में एक मीटिंग हो रही है जो क्लाइमेट क्राइसिस पर बात कर रही है। बाकू में हुई थी पहले, वहां तो उन्होंने पेट्रोलियम को जम के सपोर्ट की थी कि हाँ इसके बगैर काम नहीं चल सकता, ये है वो है। और जब नई इरा आई, ट्रंप वगैरह और बिल गेट जो कहता था कभी कभी कि ग्रीन हाउस गैसें की बड़ी प्रॉब्लम है और हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, उसने अपना पेपर वो लिखा था जो, उसको उसने वापस लिया और ट्रंप के साथ कोलैबोरेट कर लिया कि मैं गलती पर था। तो क्लाइमेट क्राइसिस जो है वो जोरों पर बढ़ेगा, एक बात। और लूला ने ये कहा है कि ये इट शुड बी द मूवमेंट ऑफ द ट्रुथ, कि जहां गप्पे शप्पे मारना बंद करो, डिस्कशन बंद करो, ट्रुथ करो क्या है। और ये टाइम जो है ये आइडियाज का नहीं है, ये एक्शन का टाइम है। ये 3-4 बातें हैं जो मेन बताते हैं। और मैं आपसे इस बात से पिकअप करता हूं कि 2015 में जब फैसला हुआ कि धरती को हम 1.5 डिग्री गर्म करेंगे, और सब कंट्री ने अपने अपने कंट्रियों के अंदर पर्यावरण के कानूनों को ढीला कर दिया, और क्लाइमेट क्राइसिस जोरों पर है। एक मेन क्राइसिस तो वर्ल्ड का ये है। दूसरा आ गया सोशल की तरफ, आप कि सोशल मीडिया के आने से पोस्ट ट्रुथ एरा जो है कि फैक्ट्स कुछ भी हो, जो मर्जी हो आप उल्टा पलटा प्रोपेगेंडा करके अब लोगों में प्रचार करते रहो, और वो प्रोपेगेंडा लोगों में अगर काम कर जाता तो आपकी ट्रुथ जो है वो बेमानी हो जाती है। ये 2 बात। तीसरा जो है इंडिया के कंटेक्स्ट में है, वो है पोस्ट रेफरी एरा या पोस्ट अंपायर एरा का हो, कि जिसमें जो आपका जस्टिस करने वाला इंस्टीट्यूशंस है, इलेक्शन करवाने वाला इंस्टीट्यूशंस है, आपके एजुकेशन को रेगुलेट करने वाला इंस्टीट्यूशंस है, आपका वो इकॉनमी को रेगुलेट करने वाला सिस्टम है, उस सब को आपने इतना डिमोलिश कर दिया कि आप वो अंपायर के तौर पर काम नहीं कर रहे कि डेवलपमेंट कहाँ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। वो एट रैंडम है। ये इंडिया अफ्रीका के एंगल से ये बात बिल्कुल जहाँ फिट बैठती है कि पोस्ट अंपायर एरा जो है वो जहाँ पर चल पड़ा है, इंडिया में लागू कर दिया। जितने इंस्टीट्यूशंस हैं दैट आर मोर और लेस नॉट डिमोलिश्ड। एक इंडिया के कंटेस्ट में ही जहाँ ओवर सेंट्रलाइजेशन जो ऑलरेडी हनुमान जी ने बता चुके हैं, उस कंटेक्स्ट में कि इतनी ओवर सेंट्रलाइजेशन है कि आपसे किसी को पूछा जाए कि जितने मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट में, किसी को पूरा नाम नहीं पता होगा कि कौन से डिपार्टमेंट का कौन सा इंचार्ज है, सिर्फ 2-3 आदमी को छोड़ करके। ये जो किंग ओरिएंटेड अप्रोच है, बादशाह न्यामत या गुरुवादी के जो गुरु घंटाल कहेंगे वही बात हो गई, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मिस्टर मोदी आए हैं उस बैकग्राउंड से जो गुरु कहेंगे वो बात सर्वमान्य है, ना उसको सवाल पूछना ना बात करनी है। उसी पैटर्न पर उन्होंने सब कुछ को डेवलप किया है। तीसरी बात है नेक्स्ट कि इंडिया में डिप्राइवेशन आपने जहां तक ला दी है कि ह्यूमन कम्युनिटी को आपने बिल्कुल सब ह्यूमन बना दिया है। उनकी डिग्निटी और उनकी एग्जिस्टेंस का तो क्वेश्चन ही कोई नहीं होता बेचारों का।
जब स्टैंडर्ड फूड जो आपकी मिनिमम इंडिया की 10 किलो है पर कैपिटा पर इंसान ह्यूमन बीइंग, तब 5 किलो या 4 किलो दे करके आपको, और वो भी लोग खुश हैं जो लेते हैं 4 किलो या 5 किलो फ्री राशन। इसका मतलब कि ये जो डिप्राइवेशन की एक एक्सट्रीम पोजीशन ला दी है जहां पर आदमी अपने सर्वाइवल के लिए एग्जिस्ट करता है। अब बात आती है फेडरलिज्म की, कि ओवर सेंट्रलाइजेशन या फेडरलिज्म तो क्रैक है, और फेडरलिज्म को आगे उसको करने के लिए ये जो 2 ट्रैक आए हैं, डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन, उसमें यह है कि पॉलिटिकल पावर जो है वो सेंट्रलाइज हो जाएगी नॉर्थ में और इकोनॉमिकल पावर सेंट्रलाइज हो जाएगी साउथ में। तो वर्ल्ड में 2 ऐसे वर्ल्ड में कंट्री थे जिनकी पॉलिटिकल पावर कहीं और थी और इकोनॉमिकल पावर कहीं और थी। वो था कि यूएसएसआर और एक था यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया पोजीशन यही थी कि जो माइनॉरिटी लोग जो थे वो इकोनॉमिकली साउंड काम करते, वो हेल्दी पॉकेट डेवलप थे, और वो सारे मेजॉरिटी को सब्सिडी पर सर्वाइव करते थे एज ए वन कंट्री। तो यूगोस्लाविया का हाल आपके सामने पता है कि 3 या 4 कंट्री बन गए उनके। यूएसएसआर में जो रशिया का रीजन था वो डेवलप्ड था, वो इकोनॉमिक साउंड थी, बाकी दूसरी जितनी स्टेटें थी ये तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारा बेचारा सब्सिडी पर देता था। यूएसएसआर का क्या हाल हुआ? तो सेम पोजीशन में अगर इंडिया इस पोजीशन पर आता है कि पावर सेंटर और इकोनॉमिकल सेंटर अलग अलग हो जाएंगे, तो इसकी पोजीशन वही होगी जो यूएसएसआर की और यूगोस्लाविया की। जितनी मर्जी ताकतवर फौज हो, जितनी मर्जी ताकतवर हो, ठीक है कि यूगोस्लाविया में लोग लड़ते रहे, मरते रहे, यूएन में इंटरवेंशन की, वो 4, 5, 6 साल का क्राइसिस चला ये सारी यूगोस्लाविया में। और यूएसएसआर का जो उनका उसमें संविधान में क्लास थी और वहां पर वो पीसफुली फैसला हो गया। तो हो सकता है इंडिया में जो यूगोस्लाविया वाला पैटर्न बने, मगर बनेगा जरूर। क्यों कि ये कभी नहीं हो सकता कि जो लोग खाते पीते हो, जो मेहनत करते हो, और जो मेहनत ना करे उनकी कमांड वो मान ले। जो एफिशिएंट है वो इनएफिशिएंट की कमांड क्यों मानेगा, ये तो बता दो आप। एक सवाल क्वेश्चन है मेरा काउ बेल्ट के लिए। अच्छा, काउ बेल्ट की क्वेश्चन ये है कि अगर आप दिल्ली से चलते हो तो आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले की बात है, ये 25 साल पहले की बात है कि ये पहले आपको मिलती थी गाजियाबाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसके बाद मोदी नगर इंडस्ट्रियल स्टेट, मेरठ का फिर इंडस्ट्रियल स्टेट, मुरादाबाद का ब्रास का काम, ऑल ओवर इंडिया में पीतल का काम जो है सारा सप्लाई होता था। फिर आगे कोई एक साइकिल लैंप की फैक्ट्री थी, साइकिल की फैक्ट्री थी। इलाहाबाद की जीप की फैक्ट्रियां, मेन फैक्ट्री जो सारी वर्ल्ड को जीप की बैटरियां जो वो सप्लाई करती थी। बरेली का इंडस्ट्रियल सेंटर, और बिहार का जूट। अब ये बताएं कि ये इंडस्ट्रीज क्यों फेल हो गई? क्या जहां की जो कैपिटल की और पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो हमने लाई, या जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट आई, उसने इसका मैनेजमेंट को मिसमैनेज करके इसका इकॉनमी को दबा कर दिया यूपी बिहार को? ये तो बताओ। जब तक काउ बेल्ट ये बात नहीं एनालाइज करती कि हमारी जो इकॉनमी 47 से लेकर के 80 के डिकेड तक जो थी, उस इकॉनमी को आगे डेवलप करने से किसने हाल्ट किया, क्यों हुआ, पीपल्स का और उनके लीडरशिप का क्या रोल है, तब तक इंडिया का रिव्यू जो है वो इम्पॉसिबल है कि वो कोई ठीक ट्रैक पर चढ़ेगा। अगर ये एनालिसिस नहीं करते जिन लोगों ने अपनी इकॉनमी एफिशिएंट मैनेजमेंट से की है, जैसे उन्होंने अपना साउथ वालों ने अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया है, नॉर्थ वालों ने ह्यूमन रिसोर्स को डिस्ट्रॉय किया है, साउथ वालों ने ह्यूमन रिसोर्सेज को एजुकेशनली हेल्थ एंगल से सारा लुक आफ्टर कर। थोड़ा इंटरवेन करके आपसे एक सवाल जानना चाह रहा हूँ। वेलकम। कि आपने इकोनॉमिक सेंटर और पॉलिटिकल सेंटर को 2 भागों में बांटा और यूगोस्लाविया का उदाहरण दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इकोनॉमिक सेंटर क्या अकेला चल सकता है बिना इस सत्ता के, चाबी के? ये दोनों जॉइंट एक्शन करते हैं।
इकोनॉमिक सेंटर को भी डेमोक्रेसी के अंदर कोई न कोई कागज के ऊपर साइन इनके कराने पड़ते हैं। यानी प्रधानमंत्री और अडानी ये कह सकते हैं हम कि ये दो सेंटर हैं। हाँ, इकोनॉमी डेवलप करने में टाइम लगता है और हो पॉलिटिकल जाएंगे ये थोड़ा इसको कहें, फिर मैं इसी बात पे सुवालाल जी से 2 मिनट की टिप्पणी लूंगा, फिर फाइनल सुवालाल जी करेंगे। लेकिन आप इस पे बताएं कि ये दो सेंटर के मायने क्या, क्योंकि ये दिशा बन गई है देश की। मैं बोलता हूं अभी कि इकोनॉमी डेवलप करने में टाइम लगता है। इट टेक्स डिकेड्स ऑफ पीरियड टू डेवलप इकोनॉमी, मगर पॉलिटिकल पावर को ऑर्गेनाइज करने में, मैनेजमेंट बदलने में टाइम कम लगता है। तो अगर साउथ इस बात पे आ जाए कि इकोनॉमी हमारी साउंड है और हम एक पार्लियामेंट, साउथ की पार्लियामेंट अलग बना देंगे, ये नॉर्थ वाले क्या करेंगे ये बताओ? ये तो अपनी इकोनॉमी फौरी डेवलप नहीं कर सकते, पावर इनकी रहेगी, रखें अपने पास। चलो मैं सुवालाल, आपकी बात पे सुवालाल जी से थोड़ी टिप्पणी। सुवालाल जी, आप इस पे क्या कहोगे? ये बड़ा अहम सवाल खड़ा होता है अपने सामने कि राज्यों के चुनावों का अपने मतलब नहीं है। इकोनॉमिक पावर है एक जगह पॉलिटिकल पावर है। हम अभी तक ये मान रहे हैं कि दोनों जॉइंटली फ्यूजन है, आपस में मिले हुए हैं कड़िए और एक दूसरे का साथ देते हैं। तुम सत्ता में आओ, हमारा साथ देना, इस स्थिति पे है। अब ये पावर यदि अलग अलग होते हैं, यानी कॉरपोरेट इतना हावी हो जाता है कि पूरी जनता को गवर्न करे और इनको सिर्फ वोट लेकर के करे, तो उस स्थिति पे सुवालाल जी आप 2-3 मिनट में अपनी टिप्पणी दे, फिर बाकी को लूंगा। फिर इन्हीं आगे चलने के बाद में और लोगों के व्यूज, घनश्याम जी को फिर बाद में लेता हूं मैं। तो सुवालाल जी, इस पे आपकी क्या टिप्पणी है जो रूपचंद जी ने बात कही? देखिए, ऐसा है कि जो चुनाव होता है वो दरअसल एक तरीके से वैधता होती है। वो कोई पावर ट्रांसफर नहीं होता है कि भाई जनता ने पावर दे दिया है सरकार के नाम पर जनप्रतिनिधियों को, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ लोकतंत्र में एक वैधता है जिसको चुनाव के रूप में लिया जाता है। लेकिन यहाँ सरकारी जनप्रतिनिधि है, इसी वैधता को एक तरीके से पावर समझ लेते हैं कि भाई हमें पावर मिल गया है। पावर तो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो एक तो ये है स्पष्ट, जो हम लोग हमारे जनप्रतिनिधियों से ये सवाल ही नहीं करते हैं कि भाई हमने आपको जनप्रतिनिधि चुना है, नहीं कि पावर नहीं दी है। पावर तो संविधान है। दूसरा सवाल ये है कि आज के समय में क्या हो रहा है पिछले 1 दशक से, कि जिसके पास बहुमत है उसके पास सब कुछ है। तो ये जो लोकतंत्र में जो संघवाद होता है, फेडरलिज्म, केंद्र राज्य, वो दरअसल मिले जुले बराबर की इकाइयां होती है एक संघ के रूप में। केंद्र और राज्य एक तरीके से बराबर की इकाइयां ही होती है। भले ही केंद्र को संविधान के रूप में ज्यादा पावर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य एक तरीके से केंद्र के अधीन हो जाएंगे। लेकिन इस बहुमत के सिस्टम ने राज्यों को जो संघ में बराबर इकाई के हैं, उनको एक तरीके से इस बहुमत के नाम पर केंद्र के या संघ के ही अधीन कर दिया गया है। एक तरीके से केंद्र के बराबर न होके केंद्र के अधीन कर किया मैं थोड़ा सा इंटरवेन कर रहा हूँ सुवालाल जी कि इकोनॉमिक पावर यदि अडानी के पास चला जाता है, यानी हवाई जहाज भी वो चलाएगा, जहाज भी वही चलाएगा, एग्रीकल्चर भी वही करेगा, सारा कुछ चला जाएगा, जनता तो उसके हवाले कर दी। ये सिर्फ साइनिंग मशीन होकर के बैठ जाए कि तो दो पावर, दो धुरी में कोई ऐसी व्यवस्था की तरफ हम बढ़ तो नहीं रहे हैं, या क्या मान रहे हैं कि इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल पावर के जॉइंट एक्शन है, या बस ये सिर्फ एक डमी है कि तू साइन कर दे इस कागज पे, तू ये बिल बना दे, तू ये काम कर दे, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, जनता बाढ़ में जाए, जैसे भी आज होगा। तो उसके बारे में हम इकोनॉमिक पावर को किस तरह से देखते हैं कि कैसे दे दिया इनको पावर? ऐसा किसने कहा कि हमारे पैसे इसको दे दो? देखिए, ऐसा है कि संविधान का एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जो ये कहता है कि अर्थव्यवस्था का या आर्थिक संसाधनों का निजीकरण हो या प्राइवेट को दिया जाए या कॉरपोरेट को दिया जाए।
एक भी आर्टिकल नहीं है संविधान का। बिल्कुल। सारे जो आर्टिकल है, चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो या जो लिस्ट है यूनियन के स्टेट की या कंकरेंट लिस्ट जो भी है, सभी तो सार्वजनिक की ही बात कर रहे हैं कि रिसोर्सेज का नेशनलाइजेशन हो, रिसोर्सेज का एक तरीके से पब्लिक के कंट्रोल में हो। ठीक है, और ये आ गई बात संविधान के वाला जो जी, मैं आपको फिर दोबारा लेऊंगा इसी बात पे। मैं घनश्याम जी आपका व्यू पॉइंट चाह रहा हूं कि एक्चुअली जो ये बात छिड़ी और ये बात मेरे कई दिनों से जान में थी कि बेसिकली हो क्या रहा है। पूरा का पूरा ढांचा एक पावर, इकोनॉमिक पावर एक आदमी को सौंप करके पूरी जनता उसकी तरफ लिंकअप हो गई, और रेलवे, हवाई जहाज, समुद्र, खनिज जैसा रिसोर्स वगैरह तो लगने को तो यूं लगता है कि सरकार के पास है। बेसिकली बात कई बार लगता है कि ये तो उसके पास चला गया, वो जैसा चाह रहा वैसे चाह रहा। ये कर क्या रहे हैं हमारे प्रतिनिधियों का, हमें क्या डेमोक्रेसी का खा लिया, क्या हो गया क्या? घनश्याम जी आपकी क्या टिप्पणी है इस पे? मैं टिप्पणी करूंगा, लेकिन ये जो रूप जी जो फ्लो में बता रहे थे ना, एक दो पॉइंट उसके छोड़ दिए, वो पूरा कर लो फिर मैं बोलता हूँ। वो बीच में रोक दिया। वो एक फ्लो में इंटरनेशनल से नेशनल और फिर इंडिया की जो सिचुएशन है, नॉर्थ साउथ का जो वो डिस्ट्रीब्यूशन बताया, उससे फिर स्थिति थी कि ये भारत के लिए, भविष्य के लिए विभाजन की तरफ बढ़ेगा अगर चेंज नहीं करते, अगर यही ट्रेंड चलता है। तो ये उनका डायरेक्शन थी। वो एक दो पॉइंट कोई और बताना चाहे तो वो सुन लो, फिर मैं बोलता हूँ। रूप जी को वापस बुलवा दो। रूप जी क्या ऐड करना चाह रहे थे आप? फिर मैं वीरेश जी तरार बैठे हैं हमारे बीच, पत्रकार हैं, उनको लेंगे क्या? ये जो मैंने बात छेड़ी, इस बात के नहीं, मैं सुनी नहीं। मैं सब्जी लेने के था गली में, थोड़ा सा बताइए क्या, मुझे थोड़ी सी रिपीट कर दो आप। नहीं, कोई आपका पॉइंट नहीं, कोई बात आपकी रह गई क्या बीच में? जैसा घनश्याम जी ने कहा कि ये कोई है था, भाई पर्यावरण की बात आ गई, वो तो एक अपनी जगह चल रहा है, वो एक बात है, वो तो एक पीपल्स मूवमेंट की बात है। मैं पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर का एक तो ये तरीका है कि दोनों एक होकर के अपने ऊपर शासन कर रहे हैं, या पॉलिटिकल पावर वाले ने चाबियां दे दी और तू जाने और जनता जाने। हाँ, और सुवालाल जी का कहना यह था कि संविधान का एक भी आर्टिकल ये नहीं कहता कि तुम किसी प्राइवेट को दे दो, ये तो कोई आर्टिकल ही नहीं है। तुम धन इकट्ठा करके किसी के जोड़ी में डाल दो, ये तो कोई आर्टिकल ही नहीं है। पूरा संविधान ही फ्लॉप कर दिया तुम लोगों ने। तो ये जो व्यवस्था खड़ी हुई, ये व्यवस्था टोटल उधर चली गई, और वो बंदे ने अपना हिसाब से अपना काम शुरू कर दिया जनता के लिए। तो इसके अंदर आप कोई एड ऑन करना चाहें तो देख लें। फिर मैं वीरेश जी तरार को लेता हूं कि ढांचा हुआ क्या, चुनावों का मायना क्या, बिहार जीते क्या मायना, शून्यता का शून्य क्यों है चुनाव? मैं तो यही ऐड करूंगा कि अक्सर साउथ में भी पॉवर्टी है, इधर के साउथ में भी पॉवर्टी है, और साउथ के जो अर्निंग डिस्ट्रिक्ट हैं वो बाकायदा गरीबों को सब्सिडी देते रहे और कहते रहे जी हमारे भाई हमको देंगे भाई। अब केरला ने जो मैनेजमेंट का एक्सप्रेशन दिया, वो आपने वो ला दिया ना, उसने एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म कर दी है। उसको नीति आयोग ने सर्टिफाई किया है, उसको यूएन ने सर्टिफाई किया कि हाँ जहाँ पर एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म है। इसका मतलब कि कोई एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट अपनी इकानमी को कोलैबोरेट करके, ऐसे साइलो फंक्शनिंग को तोड़ करके, उसको डिसइंटेग्रेट करके, साइलो फंक्शनिंग को कोलैबोरेट करके एक नए पैटर्न पर ला से, जो केरला ने आपके सामने एग्जांपल दिया, या साउथ की स्टेटों ने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में कि पीस मेंटेन चीज है जब इंडस्ट्री डेवलप हो जाए, स्किल। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ इसके साथ, कि जब ये कंसेप्ट आया डीलिमिटेशन वाला, और वो पॉपुलेशन के हिसाब से होगा, तब से ये बात आगे बढ़ी है कि अर्न करे साउथ, और बिहार को, यूपी और मध्य प्रदेश को पाले साउथ, और डोमिनेशन चले नॉर्थ वालों की। जहां पर डिवीजन की लाइन है डीलिमिटेशन में, कि जब आप पावर अहंकार बताते हो कि मेरे पास है, मेरे खाने को घर कुछ नहीं है, तो वे लाला जी अपना सब साजो सामान उठा करके दूसरे देश में चले जाते हैं, राजा साहब के काम खराब हो जाता है। ये है मेरा कहना, डीलिमिटेशन प्लस
ये वन नेशन वन वो अपना जो है वो तो आपने देख लिया कि क्या क्या जुगाड़ करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। ये दो फार्मूले कंपेल कर रहे हैं नॉर्थ वालों को साउथ वालों को सोचने के लिए कि जब इकोनॉमिक पावर हमारे पास है तो नॉर्थ को फीड भी करें और उनका डोमिनेशन भी उठाएं। क्यों? ये क्वेश्चन। धन्यवाद। ठीक है, आपकी बात आ गई। वीरेश जी, आपने जो रूपचंद जी ने लास्ट पॉइंट ये कहा था ना, नॉर्थ और इसका, यूपी और बिहार एक ही पैटर्न का है, नदियां हैं, नाले हैं, बाढ़ है, एल्यूवल सॉइल है, सब कमा के खाने, हष्ट पुष्ट हैं, मजदूर हैं, सारे कुछ ढांचा है। अब मुद्दा ये है कि यार ये क्या चुनाव का मायना है कि भाई आप रिसोर्स आपके पास कुछ नहीं, ढांचा कुछ भी नहीं। एग्रीकल्चर ढांचा था जिसको इन्होंने छीन छान करके छीन बीन कर दिया। आई मीन सारी परिस्थितियों को देखें तो यार ये करें क्या, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट साउथ है, एग्रीकल्चर स्टेट ये नॉर्थ की बेल्ट है। एग्रीकल्चर स्टेट वाले लोगों का कोई वो है ही नहीं, मजदूरी करो यहाँ, नहीं तो वहां जाके करो, ये करो। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब हुआ गया। बिहार के इलेक्शन अपने आप इस देश की ढांचे को पूरा समझने के लिए है कि यार क्या लोग है, कैसे वोट दिए, क्यों दिए, किस लिए दिए, सवाल सारे खड़े हैं। दिए तो कोई कारण से दिए होंगे, इनको इसी में मजा है। मोदी जी कह रहे हैं ठीक है 10,000 रुपए भी आ गए, सारा कुछ इसी लाइन ऑफ एक्शन पे है। तो विदेश जी क्या कहेंगे? फिर मैं डीपी सिंह जी के पास में जाऊंगा कि हम पॉलिटिकली ऊपर मोदी का शासन चाहते हैं कि आप ग्राम पंचायत में है तो नीचे से चाहते हैं। ये तो बिल्कुल ढांचा ही कोलैप्स हो रहा है पूरा का पूरा। विदेश जी जी नमस्कार। विषय बहुत ही गंभीर है और जो रूपचंद जी ने बात कही है ये तो चिंता का विषय यहाँ होता है अपने आप में। अब मैं अपने विषय पर आता हूँ कि जो मेरा विषय है, जो मैंने अपने लेख में थोड़ा सा उजागर भी किया है, ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत पे मैंने शेयर किया था, शायद पढ़ा भी होगा लोगों ने, नहीं पढ़ा तो मैं कहूँगा कि उसको पढ़ा जाए। मैं अभी ये मानता हूँ कि जो 43वां अपना है और उसके अंतर्गत जो संविधान संशोधन हुआ है 73rd और 74th, इसको बदले बिना ये मूल ढांचा तो नहीं बदल सकते। भाई एग्जिस्टेंस तो उसकी है, वो अलग बात है कि वो निष्क्रिय है और उसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा अभी। अगर वो चैलेंज किया जाएगा संवैधानिक तो पंचायत को ये इग्नोर तो नहीं कर सकते। इस ढांचे को इन्होंने बगल से कब्जा तो किया है, दाएं बाएं से कब्जा किया है, लेकिन अगर क्लेम करता है 73rd अमेंडमेंट के जो रखवाले हैं, अगर वो करके इसको क्लेम करते हैं किसी दिन, तो इनको जवाब तो देना पड़ेगा। जब तक इनकी सेल्फ खुद की मेजोरिटी नहीं आती और खुद संघ हावी होके पूरा संविधान का मूल स्ट्रक्चर नहीं बदल देता, तब तक संवैधानिक रूप से तो इनकी वैलिडिटी नहीं होती है, जहां तक मेरा अपनी सोच है। ये अगर कुछ कर पा रहे हैं तो केवल नियता के कारण संघ है, वो निष्क्रिय है, अपने वजूद को, अपनी ताकत को, अपने दावे को मजबूत नहीं कर पा रहा है, क्लेम नहीं कर पा रहा है। ये लोग हावी होते जा रहे हैं। अगर किसी दिन जाग के खड़ा हो जाएगा और अपना दावा मजबूत करेगा तो ये सारा जितना इन्होंने रेत का महल बनाया है ये स्ट्रक्चर डिमोलिश होगा, धराशायी होगा और निश्चित रूप से होगा। मैंने जैसे यहाँ कहा है, अगर हमारे ये सब गांव के स्तर पर ये संगठन मजबूत होकर के और अपना दावा कर तो ये कब्जा तो कर सकते हैं। हो पाएगा तो ग्रास रूट पे ही कब्जा होगा। इन्होंने भी ग्रास रूट पे ही जाकर कब्जा किया है, लेकिन इनका कब्जा इलीगल है। करते हैं एक ग्राम स्तर पे, रूरल इकाई के तौर पे, तो हमारा कब्जा वैलिड होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल होगा और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा। तो ये मेरा मानना है कि हमें उस तंत्र को मजबूत करना है या उस तंत्र में बाएं दाएं से घुसना है, क्योंकि अभी लूप होल्स वहां मौजूद है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का ढांचा ये अपना खड़ा कर रहे हैं तो इसके पैरेलल एक जेन्युइन ढांचा खड़ा होने का संविधान में प्रावधान है। एक जेन्युइन ढांचा खड़ा करके हम उसको कब्जा कर सकते हैं। ये वहां कुछ नहीं कर सकते। भाई इनका ऑप्शन ही तो है, जो गांव का मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ढांचा इनका है वो ऑप्शनल है, आपके लिए कंपलसरी नहीं है कि अडॉप्ट करें ही करें। इनकी सटीक है कि वो अपने आप ऑटोमेटिक उसका जो है डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर सक्रिय हो जाए,
जान जाए चीजों को, वस्तु स्थिति कहीं कन्विंस कर पाए, ग्राम पंचायतों को समझा पाए और वो अपना दावा लेके खड़े हों, तो लगता है कि वो वापस कब्जा अपना पा सकते हैं। ये मेरी अपनी, चलो ये मैंने ठीक है, देखा वैसे है। आपकी बात आ गई कि नीचे से किया जाए। डीपी सिंह जी सवाल इन्होंने खड़ा कर दिया, मैंने पहले आपको पूछ लिया था। बेसिक बात सुवालाल जी ने जो खड़ी की उसके ऊपर अपने को केंद्रित होना है। इस संविधान में कोई ऐसी लाइन ही नहीं है, कोई ऐसा आर्टिकल ही नहीं है जिसके अंदर पूरी की पूरी चाबियां, पूरा का पूरा धन, पूरा का पूरा जो है इस एक दो आदमियों को दे करके और सत्ता के लिए ये सारा अपना तंत्र चलाते रहे, बिहार जीते, यूपी जीते, सारा जीते करें। ये जो व्यवस्था आई है, तो रूपचंद जी ने ये कहा था कि भाई ये दो पोल हैं, एक इकोनॉमिक वाला, एक पॉलिटिकल पावर का। कई बार ये आती है कि ये दोनों मिलकर के ये अपने ऊपर प्रहार कर रहे हैं, ये स्थिति यहाँ खड़ी है। अब हम यदि ये कहें कि हम, जैसा इन्होंने कहा, हम नीचे से चले, नीचे से चलने के लिए फाइनेंस जीरो है हमारे पास में। 16वें वित्त आयोग से पहला मैंने अपने पहले वाला उद्बोधन में कहा कि पैसा तो सेंटर देता है। फोटो मोदी की नहीं लगाई थी ममता ने, इसलिए पैसा रिलीज ही नहीं किया इन्होंने। आपको स्वच्छ भारत बनाना योजनाएं वहां से आती है, योजनाओं का नाम वहां से आता है, वहां फोटो लगानी पड़ती है तब पैसा रिलीज होता है। पैसा चला गया वहां पूरा का पूरा। इस पैसे के तंत्र में गांवों का तो ढांचा ही कोलैप्स हो गया। गांव के पास रहा ही नहीं, कुछ भी नहीं रहा। गांव तो ठीक है, बस वो वोट कराओ और तालियां पीटो और आपस में लड़ते रहो, चुनाव कराते रहो, यही काम बिहार में हुआ। बिहार का भी ढांचा कोलैप्स। राज्यों के पास कुछ नहीं, पंचायतों के पास कुछ नहीं, सेंटर सारा पैसा लेके बैठा है। सेंटर ने इकोनॉमिक पावर को ट्रांसफर कर दिया किन्हीं लोगों के लिए। ये ढांचा इस देश के अंदर स्थापित हो गया। और सुवालाल जी ने बहुत ही तगड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि भैया कोई लिखा हुआ ही नहीं है। अब लिखा हुआ नहीं है तो जनता पहले तो ये लड़े कि भाई प्राइवेटाइजेशन मत दो, हटाओ इस दुकान, तुम्हारे चलाना तो चलाओ, नहीं हो तो सरकार की नौकरी दो, सरकार का सिस्टम खड़ा करो। कुछ नहीं हो रहा। सारा ढांचा पीपीपी के मार्फत उनको खाने, समुद्र, हवाई, बायोडाइवर्सिटी सब कुछ पहला मैंने उद्घाटन किया। अब इन परिस्थितियों में आप पंचायत के यूपी के अंदर अध्यक्ष भी हैं और पंचायतों को बहुत कुछ नजदीक से देखते हैं। क्या सोचते हैं आप, क्या कुछ हमारे बस में है? 29 विषयों को हम क्या काट लें, विषयों में क्या करें? पैसा तो है ही नहीं। पैसे का तंत्र, इकोनॉमिक पावर टोटल कहीं चला गया और वहां से सब कोलैप्स हो गया। बिहार चुनाव वैसे ही 10,000 वो बांट दिया, जिसके पास चाबी थी तिजोरी में बांट दिया पैसा महिलाओं को, ले गया अपनी सीटें सारी। तो डीपी सिंह जी। सबको नमस्कार। मैं जहां तक समझता हूँ कोई उम्मीद तो है नहीं है। रही बात कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन के पालन होगा रहा, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अलग भी तो बतेरे रास्ते हैं जैसा ही चल रहा है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को कोर्ट में तो जाके चैलेंज कर सकते हैं कि बिना गैर संवैधानिक चल रहा है। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट भी तो इन्हीं के कब्जे में है। अब वो, हाँ, अब कहीं रास्ता नहीं है कुछ भी। रहा पंचायतों का मामला, पंचायतें तो मैंने पहले बताया था आपको कि ये तो खत्म कर चुके हैं पंचायतों को। और झगड़े, दुनिया भर की बातें जो होती हैं, सिरदर्दी, आपस में पार्टीबाजी, पंचायतों को खत्म तो करेंगे नहीं, लेकिन ये केवल पार्टीबाजी के लिए रखेंगे ताकि इन्हें भी वोट मिल जाए। इससे ज्यादा कुछ पंचायतों से भी उम्मीद हमें करनी नहीं चाहिए। बुला के थानों में मतलब बहुत लोगों की कमी है, कोई हम जैसे थोड़ी है जो डीएम तक को भी, कमिश्नर तक को ललकार के बात करते थे। अब तो ये थानों में बुलवा लेते हैं, प्रधान जी अगर आपको प्रधानी करनी है तो ये करना पड़ेगा। तो अब या तो ये नपुंसक हो गए या फिर ऊपर का दबाव ही नहीं झेल पाते। और रही उसकी जो धरने प्रदर्शन की बात, वो तो आपने किसानों का जो धरना प्रदर्शन चला था वो सबूत आपके पास है। उसके बाद भी क्या हो गया? और अब तो डंडे लगते हैं, इनमें से कोई बोलता नहीं। सारे नपुंसक मोदी के, उसके क्या नाम है, अमित शाह के सारे नपुंसक बैठे हैं वहाँ। साला एक भी ऐसा नहीं निकला जो देश प्रेमी हो, जो इनके कम से कम जो गलत चीजें हैं उनके विरोध कर सके। ताज्जुब है हमें तो। हम तो नाउम्मीद बैठे हैं जी, रास्ता कोई नजर आता नहीं। सरकार हम बदल नहीं सकते। रही दूसरी वो बात कोऑपरेटिव वाली, कोऑपरेटिव को सरकारों से लड़ा नहीं जाया करता। अब तो तरीका ये है, कोऑपरेटिव में ज्यादा से ज्यादा आदमी घुस जाए। मान लिया जैसे घर गंदा हो गया तो अंदर तो जाना ही पड़ेगा उसे साफ करने के लिए।
तो तरीका यही है, या तो इसमें घुस जाओ या फिर और मतलब दबाव तो हम इतना बना नहीं सकते, हमारे पास कुछ है नहीं ऐसी चीज। बहुत अब धीरे सार्थक धीरे बात कही डीपी सिंह जी, लेकिन हताश होने की जरूरत नहीं है। देखो कुछ वोट की भी अपनी ताकत है, कभी आएगा तो की बात है। हाँ घनश्याम जी आपने हाथ खड़ा किया, अब मैं नाम वोट तो पुकारने देख लो वाला ना, था। बिहार का चुनाव देख लो, वोट तो बतेरी डेली कर लो, क्या करूं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आज ये टॉपिक रखा था कि सब कुछ लुट गया तो अब क्या करना है। है ही नहीं, कोई स्टेट बना लो चाहे पंचायत बना लो, कोई इंस्टीट्यूट, कोई ऐसी चीज ही नहीं है आपके पास जिसको आप लेकर के भुना सको। कोर्ट कचहरी सब कब्जे हो गई, तो अब बैठे रहो, देखो बैठे बैठे। हाँ घनश्याम जी। हाँ देखो, जितना भी विश्लेषण हुआ है बहुत शानदार और अच्छा हुआ है, और समझदार आदमी ये लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं होना हो सकता है, मतलब सार में वहां चला जाता है। तो एक्चुअल में अच्छा, फिर थोड़ा बहुत आशा की बात में थोड़ी बहुत ये बात करते हैं ना कि भाई संविधान में तो प्रावधान नहीं है केंद्रीकरण का। तो मैं ये समझता हूँ कि संविधान में ही है केंद्रीकरण, ये सेपरेट बात करेंगे, उस पर सिर्फ इतनी टिप्पणी करेंगे, क्योंकि पहले भी धारा 356 और मतलब राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के पावर है, वो संविधान में है। और जो ये हिंदुत्व का जो टिल्ट है ना, वो भी संविधान में है। इस पर अपन अलग से कभी बात कर लेंगे कि उसमें कहाँ सेंट्रलाइजेशन है। अब सवाल है, पहले फेडरल रियल में एक्सरसाइज होता था, मतलब आजादी के बाद रियल में प्रांतों के पास पावर थे, और वो व्यवहार में भी एक्सरसाइज होते थे। तो वो अब चेंज क्यों हो गया, पूरा हिंदुस्तान के सारे बुद्धिजीवी सब सहमत क्यों होते जा रहे एक तरीके से, या सरेंडर क्यों होते जा रहे? अदालत भी, अफसर भी, प्रशासन भी, IAS, फॉरेन सर्विसेज वाले, सारे जो समझदार है, पॉलिटिशियन, और ये इसी डायरेक्शन में क्यों जा रहे, ये है सवाल। बात यह है कि ये जो पूरा वर्ल्ड सिस्टम चल रहा है, जिसमें इंडिया भी उसका पार्ट है, इसका लक्ष्य ही अधिकतम लाभ का है। अब आप ये समझोगे, आप खुद फिर उधर चले गए। हम डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रोथ रेट से मापते हैं। पहले जो ग्रोथ रेट डेवलप हो रही थी, वो प्रांतों को ज्यादा अधिकार देने से ग्रोथ रेट बढ़ती थी, क्योंकि लोगों का लेवल भी था, जो स्तर था, जैसा भी था, जैसे सिचुएशन थी। अब 1980 के आसपास साइंस टेक्नोलॉजी का सारा डेवलपमेंट होने का कारण, और पूंजी का भी एक सफिशिएंट जो अमाउंट होती है ना केंद्रीकरण के लिए, जितनी जरूरत है, वो एक एक पार्टी के पास आने लग गई, पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्म में आने लग गई, और संस्थाओं के पास भी आने लग गई, अरबपतियों के पास भी आने लग गई, कंपनियों के पास भी आने लग गई। तो इनको ग्रोथ रेट जो पहले ही वही लक्ष्य था पूरे वर्ल्ड का भी, और शीत युद्ध के टाइम में भी, भारत की स्वतंत्रता से पहले और बाद, लक्ष्य वही है कि हमें ग्रोथ रेट बढ़ानी है, मनी के रूप में धन को अर्जित करना है, और सबको इसी में लगा दिया। तो जब ये कोई जो ही पता लगता है कि यार ये जो प्रांतों को कृषि का जो मामला है, प्रांतों के पास रहने से ग्रोथ रेट में हम पीछे रह रहे हैं, दूसरे देशों से भी हम पीछे रह रहे हैं, तो वो फिर संशोधन कर देते हैं, और उसका संशोधन का राइट संविधान देता है, कैसा भी संविधान। फिर जो अदालत में जज है वो कहता है यार थोड़ा सा जो भी संविधान बना था इसमें ये संशोधन किया, ये ठीक नहीं। मैं थोड़ा सा आपको रोकूं, फिर आप बात रखना। जो बस आपने ये सहमति बात उठाई ना, हाँ घनश्याम जी, जो आपने ये बात उठाई ना कि ये क्यों होता है, जज भी नहीं माने, ये भी जज को इन कन्विंस लोगों हो ने जाता है। मतलब कानून में बदलाव किए, कानून में ऐसे बदलाव कर दिए कि चोटी सबकी इनके हाथ में आ गई। हाँ, इससे चक्कर ये ग्रोथ है। रेट और बढ़ती हर है। एक कानून को मैंने 1.5 मिनट की रील बना के करीब 300 कानून ऐसे बना दिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से, दूसरे के नाम से, ऐसे नारे गड़गड़ के ऐसे कानून बना दिए कि सारों की चोटी अपने हाथ में हो गई। ठीक तो है, अब बोलिए। उसको एक्सेप्ट किया, अदालत ने स्वीकार किया, और जितने भी IAS बैठे हैं, IPS बैठे हैं, कैबिनेट सचिव, जो भी एग्रीकल्चर सचिव, फिर पर्यावरण का जो चीफ जो फॉरेस्ट ऑफिसर होगा, ग्राउंड वाटर का कोई होगा एक्सपर्ट, पर्यावरण का, जैव विविधता का प्रोफेसर वगैरह जो भी एक्सपर्ट होगा, वो कन्विंस इसलिए हो जाता है कि वो देखता है इससे ग्रोथ रेट तो बढ़ रही है। जब डिस्कशन करते हैं ना,
तब नजर आता है और वो कन्विंस हो जाता है। जो पानी का मामला आता है कि यार पानी को बेचना ठीक है या प्याऊ लगाना ठीक है, तो जो एक्सपर्ट होगा वो कहता है ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, बंद करो प्याऊ, इसको बेचो तो किफायती से चलेगा। मतलब वो कन्वेंस फिर वेलफेयरिज्म से वो कन्वेंस होता है ग्रोथ रेट से। और इंडिविजुअल भी वो कहता है यार पैसा मेरे को मिल जाएगा, मैं जज हूं और रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सदस्य बन जाऊंगा या राज्यपाल बना देंगे, तो यहाँ से मैं गाइड हो रहा हूं। और ये ग्रोथ रेट और ये जो बाकी सारा जो हमारा माइंडसेट है वो धन से और ताकत से और यूनिटी का ग्रोथ रेट से। ठीक है घनश्याम जी, मनाराम जी को ले लूं मैं, और साथियों के हाथ खड़े हो रहे हैं। मेन बात मनाराम जी ये है कि इन्होंने इतने बदलाव किए, उस बदलाव के अंदर हम कभी समझ नहीं पाए, और इसलिए मैं बार बार आपको भी कहता हूं कि PRS एक साइट है, तो आप उस पे जाएंगे तो सारे कानून मिलेंगे, सबकी अपॉइंटमेंट से लेकर के प्रमोशन से लेकर के सबको बांध दिया। अब आदमी में इतनी हिम्मत नहीं है, डरपोक प्राणी है। जज जितने भी हेड हैं सबकी चाबी इनके हाथ में है कि तेरे को प्रमोशन लेना है तो ये लाइन ये मैं करूंगा। ये सारा कुछ जो घनश्याम जी ने मुद्दा उठाया, इस बात पे इतना कवर हो गया कि कोई आदमी हिम्मत ही नहीं कर पाता किसी को। फिर इनके आदमी घुसा दिए, VC लगा दिए, वहां लगा दिए, उनको लगा दिए, फिर इंटरप्रिटेशन ऐसे कर दिए। क्योंकि जैसा सुवालाल जी ने मुद्दा उठाया ना कि संविधान में ये प्राइवेटाइजेशन का कोई मॉडल नहीं है, फिर भी धड़ल्ले से PPP पता नहीं कैसे बनी, कैसे योजना आई, कौन, मतलब क्या था PPP का, धनी हमारा भाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो पब्लिक तो थी नहीं, पब्लिक का तो धन था जो बेचारों से बीच में ही ले लिया उन्होंने, बैंक में जमा कर दिया। अब प्राइवेट आदमी तो था, अडानी पहले से तैयार था, पब्लिक का धन, प्राइवेट अडानी, और पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ? ये मैं नेशनल हाईवे का इंजीनियर था, तो एक मंच पे मुझे बोलने का मौका मिला, तो मैंने कहा पब्लिक कहाँ गई इसमें? कैसा पब्लिक का तो पैसा है। अरे पैसा तो हमारे से जबरदस्ती छीना गया ना भाई, टैक्स लेकर के। पैसा तो क्या रेवेन्यू कर लिया इन्होंने। अब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शब्द ही उल्टा डाल दिया, और इसके अंदर इन्होंने सारी लीला रच दी और प्राइवेटाइजेशन का मॉडल आ गया। हम देखते रह गए, इन एक गुत्ती की तरह हो गया। मनाराम जी। सर मैं थोड़ा बीच में मैं इधर उधर हो गया था, लेकिन थोड़ा बहुत तो पहले शुरू में और लास्ट में सुना है। देखो परिस्थिति ये है कि हमारी इंडियन जो स्टेट है वो वर्ल्ड सिस्टम से अलग नहीं, और हमारा जो संविधान है 47 में बना, उसके बाद जो भी अमेंडमेंट हुए जितने भी, वो वर्ल्ड की जो कॉर्पोरेट पॉलिसीज आई है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अमेंडमेंट किए। जितने भी अमेंडमेंट किए हैं वो वर्ल्ड की जो पॉलिसीज आई है कॉर्पोरेट की, उनकी नीड के मुताबिक सारे अमेंडमेंट हुए हैं और सारे स्ट्रक्चर को सेंट्रलाइज कर लिया है। और जो घनश्याम जी ने भी कहा है कि जो ग्रोथ रेट का जो कंसेप्ट है वो सारा का सारा हमारे पॉलिटिशियन में, हमारे बुद्धिजीवियों में, हमारे ब्यूरोक्रेट्स में, जजेज में, सब इससे कन्विंस है। और लोगों को भी कन्विंस कर दिया ना, आम आदमी को भी कन्विंस कर दिया, वो भी सत्ता और पैसे के पीछे है। मेंटेलिटी तो देखो कॉर्पोरेट समझ की जो मेंटेलिटी है आम आदमी में भी वही समझ पैदा करती है। और वो कैसे वंचित हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, सही हो रहा है, उसकी कोई मतलब चेतना नहीं है। कैसे मतलब रिसोर्सेज मतलब सेंट्रलाइज हो रहे हैं, लोगों के पावर कैसे छीने जा रहे हैं, वो सारा आपने भी एक्सप्लेन किया किस तरह से सारे कानून आए धीरे धीरे, और सारे कानूनों ने स्टेटों के पावर खत्म कर दिए और सबको भिखमंगा बना दिया है, आम लोगों को भी बना दिया। और नीचे की जो भी इंस्टीट्यूशन है उनकी सारी ऑटोनॉमी खत्म है, सारी ऑटोनॉमी खत्म कर दी, स्टेटों की कर दी, पंचायतों की कर दी, जिला नगर पालिका सबकी कर दी, और लोगों को तो मतलब भिखमंगा ही बना दिया, भिखारी बना दिया, वो पोल्यूशन ये खाएं बस। तो बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, फिर और साथी बोले। धन्यवाद। नहीं सर, एक लाइन में विदेश जी आपने हाथ खड़ा किया या यूं ही हो गया? घनश्याम जी कुछ, घनश्याम जी कुछ कह रहे। ये जो सहमति जो हो रही है ना ऊपर से नीचे तक, जो भी सिस्टम आ रहा है, संविधान बदलो, कुछ सेंट्रलाइजेशन करो, जो भी, वो माइंडसेट का सवाल है। माइंडसेट है ना पावर और पैसे का। हम जो एक ही लाइन में कहते हैं यार माइंडसेट बदलो ना, जो पर्यावरण के और इंसानियत का बनाओ,
तो इसको चैलेंज कर सकते हैं, फिर कोई अफसर नहीं, बिल्कुल घनश्याम जी आपने बिल्कुल सही बात कही। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के माइंडसेट का डिफरेंस है, इसलिए दक्षिण भारत का रुझान कुछ अलग तरह से है और उत्तर के भारत का रुझान अलग है। नॉर्थ ईस्ट की कुछ अपनी अलग कहानी है, लेकिन माइंडसेट की बात जरूर इसमें इन्वॉल्व हो। वीरेश जी आप कुछ हैंड रेज किया था या वैसे ही हो गया आपको? जी मैं कह ही रहा था, अभी घनश्याम जी की बात में मैं भी ऐड कर रहा हूँ। भाई कोई चैलेंज भी तो नहीं करता। जो आपने बताया कि कानून बनाए जा रहे हैं, कानून तो इलेक्टोरल बॉन्ड का बना था, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उसकी चैलेंज हुई तो वहां जाकर उसको रद्द करना पड़ा। कोर्ट में गए हैं, हर मामले में गए, राफेल में गए, दूसरे में गए, लेकिन मुंह की खा के वापिस आ गए। सारे गए लोग, ऐसा नहीं है नहीं गया। इस SIR पे गए हैं, सब जगह गए हैं। कुछ लोग जिन्ना हैं इस देश के अंदर, कुछ को जेल में, जैसे वो चला गया वो सोनम, वहां पे उसने मुद्दा उठाया तो वहां चला गया। अब मुद्दे की बात ये है कि भाई ये जो पावर का जो हुआ ना, इकोनॉमिक पावर को किस तरीके से उन्होंने ले लिया, पॉलिटिकल, ये दोनों जो है पता नहीं कौन सी दुनिया रचाना चाहते हैं, किसको करें। एक बार वोट बिहार ने दे दिया, गई 5 साल की बिहार के लिए, तो 20 साल का तो शासन था ही तुम्हारे हाथ में। अब तुम्हें आजा सिस्टम कुछ ऐसा बन गया कि लोग उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, पकड़ भी नहीं पा रहे हैं, तो है जैसा है। तो अब मैं धर्मेंद्र जी को ले, फिर फूल कुमार जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, उनको भी टच करेंगे कि तो फूल कुमार जी आपसे तो हम इस बात पे चाहेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो बेल्ट है, उस बेल्ट का बहुत ही बुरा हाल इस योजनाओं में, मैन्युफैक्चरिंग में होने जा रहा है। जो दिशा बन रही है, शासन भी इनका आ रहा है, सारी परिस्थितियां ऐसी आ रही है कि हम बिल्कुल कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि एक अंधेरी गुफा में हमें ठूंस दिया गया, कोई दीपक जलाने वाली कहानी नहीं है, हम एक हो नहीं पाते हैं। और हम धड़ाक से वोट दे करके हरियाणा को जीता देते हैं, पंजाब को जीता देते हैं, यूपी आज जाएगा जीतेगा। बिहार टर्निंग पॉइंट था हमारे, इस पूरे तंत्र का टर्निंग पॉइंट था। तो धर्मेंद्र जी आप अपनी टिप्पणी दे दें, फिर फूल कुमार जी से लेकर के, और साथी भी जुड़े हुए हैं, तो रूपचंद जी ने भी हैंड रेज किया है, तो मैं धर्मेंद्र जी को ले लूं, फिर आपको लेके फिर फूल कुमार जी के पास जाऊंगा। हाँ धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे? आज मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आप अन्य कोई लीजिए सर। ठीक है, रूपचंद जी आपने हैंड रेज किया, कर दें, फिर फूल कुमार जी को लेता हूँ। मैं ये बात ऐड कर रहा हूँ हाउस में कि 1985 के आसपास अमेरिकन ट्रेजरी, IMF और वर्ल्ड बैंक का एक साझा प्रपोजल बना, दैट इज कॉल्ड वाशिंगटन कंसेंसस। वो वाशिंगटन कंसेंसस था फ्रॉम सरकारीकरण से प्राइवेटाइज, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। उसमें पॉलिटिकल चेंज थी, एजुकेशन के पैटर्न में मॉडिफिकेशन थी, हर सेक्टर में मॉडिफिकेशन, 10, 15, 20 पॉइंट लिखे उन्होंने गाइडलाइन के तौर पर। और इंडिया में जब लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी आई, तो ये जो अपने साथी कह रहे हैं कि वो कारपोरेट के, हमने कारपोरेट को पार्लियामेंट में, दिल्ली में इंटर किया हमने पार्लियामेंट में, इसको LPG के तौर पर लिबरलाइजेशन, पोलिटिकलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन उसको मानना, हमने अपनी इकोनॉमी ओपन की। इसका मतलब ये कारपोरेट ने जहां ना बिल गेट्स ने दस्तखत करवाए हमसे, ना हमसे करवाए हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहां थे। वो तो मनाराम जी ने, रूपचंद जी यही तो बात कही कि भाई कॉर्पोरेट मतलब दुनिया जो चाहती है ना, विकसित राष्ट्र चाहते हैं, उधर हम तो कानून बना के अपना, जैसे पर्यावरण में हुआ वैसे हो गया। हनुमान जी आप एक मिनट, आप फोकस कर रहे हैं ऊपर, मैं फोकस कर रहा हूं कि जहां ये लॉ बना है, हाँ उनका प्रपोजल आया, मैंने प्रपोजल नहीं माना, एग्रीड। चाइना ने कहा माना प्रपोजल इनका, चाइना ने उस वक्त माना जब वो कॉम्पिटेंट में था इस काबल के, हाँ मैं कर सकता हूँ मुकाबला, इनका मुकाबला कर सकता हूँ। बात तो जहां पर टिकी हुई है ना कि चाइना ने क्यों नहीं इनका प्रपोजल मानना ओपन इसका प्राइवेटाइजेशन का, जब तक वो खुद कॉम्पिटेंट नहीं हुआ और कहा पे आओ लगा हुआ कर। बिल्कुल आपकी बात बहुत दुरुस्त है, लेकिन हम लोग इन पे कंट्रोल नहीं कर पाए, हमने इनको माला फूल माला पहनाई और इनको हमें रिप्रेजेंटेटिव, मैं जहां पर आ रहा हूँ, मैं जहां पर आया हूँ दोबारा वापस, बिल्कुल हमारी संसद कमजोर है। जो पीपल के ना, जो पीपल की डिग्निटी और पीपल का माइंडसेट है,
बिल्कुल जब हम ये कहते हैं कि सिस्टम बदलना चाहिए मगर मेरा लीडर ऑनेस्ट है, फेयर है, एथिकल है, सर्वे है प्योर बिल्कुल, कोर्ट का, बिल्कुल कि जब माइंडसेट ये है कि लीडर मेरा ऑनेस्ट है, मेरी बरादरी का है, चाहे वो चोर हो, 10 नंबर का हो, 4-5 कत्ल किए हो, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। जब इस माइंडसेट से लोग काम करते हैं पॉलिटिक्स बात आ गई, में, घनश्याम जी ने यही कही, माइंडसेट की बात है मोटी सी, हम इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। लास्ट में सुवालाल जी को लेंगे कि इस माइंडसेट में कैसे बदलें, कैसा क्या हो सकता है नॉर्थ ईस्ट की कहानी से। इसके बीच में फूल कुमार जी आप बात कर दें, फिर मैं सुवालाल जी को जाऊंगा और उनसे पूरा नॉर्थ ईस्ट में भी काम कर रहे हैं उधर और राजस्थान के टच में है, इसलिए हम क्या करें, बड़ा एक अंधेरे सा लगता है हमें। फूल कुमार जी। हाँ जी सर, नमस्कार आप सभी को। यहाँ पे मेरे लिए बिहार के इलेक्शन में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। ये मैंने अपने उजमा ग्रुप में भी 9 अक्टूबर में 2-3 बार लिख दिया था कि एनडीए ही जीतेगा। लेकिन यहाँ पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में साउथ नॉर्थ करके बातें काफ़ी लंबी हो रही हैं। इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक सेगमेंटेशन और डालने की रिक्वेस्ट करूँगा कि साउथ ठीक है, नॉर्थ को 2 पार्ट में बांट लीजिए। जो नॉर्थ ये है जहाँ पे किसान आंदोलन कंसंट्रेटेड था, यानी कि जो वेस्टर्न यूपी से लेकर के और नॉर्थ वेस्ट इंडिया बोल लीजिए आप, और जो बाकी यूपी में गंगा के बाद पूर्वांचल आता है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और जो ये एरिया है, इसको आप एक तीसरी सेगमेंट मानिए। नॉर्थ में हमें आपस में कंपेयर मत कीजिए। अब बात आती है कि बिहार में जो इलेक्शन हुआ है वो राहुल गांधी के एक्सपोजे से के बाद हुआ है, और खासकर जो हरियाणा वाला एक्सपोजे उन्होंने किया उसके बाद हुआ है। हरियाणा वाला एक्सपोजे एक तो उन्होंने बड़ा लेट किया, लेट करके दूसरी बात ये है कि ये लोग राहुल गांधी में फिलहाल ये तो चला हुआ है कि वो इनको एक्सपोज करने का भी उनमें मादा है, इनसे लड़ने का भी है, लेकिन वो ग्राउंड पे उनके कैडर को उस तरीके से एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी या ये लोग करते हैं। सबसे बड़ी कमी है यहाँ पे। कारण ये है कि ये लोग मशीनरी भी काबू रखते हैं, ये लोग नीचे जो माइंड डाइवर्जन के लिए डिवाइड एंड रूल और ये सारा जो मतलब वो कमल वाला कंसेप्ट है, कमल तो भैया कीचड़ में खिलेगा, जब तक कीचड़ नहीं है कमल का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो इनकी फिलोसफी उसी से आती है, इनका जो निशान है कि कमल हमें ये अगर खिलाना है तो समाज में कीचड़ बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है, और ये वही करते हैं। लेकिन ये समाज को डिसाइड करना है कि उनको कीचड़ चाहिए है कि नहीं चाहिए है, पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि जो समाज में ऐसी पावरें हैं जो इन चीजों को कर सकती है। अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, सारी चीज भूल जाओ, जब तक ये वर्ण व्यवस्था के लेवल पे जाके आप ये चीज नहीं समझोगे कि इन्होंने जो शूद्रवाड़ा या सवर्णवाड़ा कंसेप्ट डाला हुआ है, उस कंसेप्ट के हिसाब से जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पंजाब हरियाणा से ज्यादा नदियां वेस्टर्न यूपी या जो अपनी राजस्थान की बेल्ट है, इससे ज्यादा नदियां बिहार में हैं। पूरी गंगा ऐसी नदी एकमात्र बताते हैं, बाकी नदियों का पानी सूख जाता है, गंगा का 12 मास चलता है। ऐसी नदी वहां से निकलती है पूर्वांचल से लेकर के और बिहार तक। अब समझने की बात यहाँ पे कल्चरल डिफरेंस की है। यहाँ जो खा खेड़ा खेत का कल्चर चलता है, जिसकी वजह से या सिखों का कल्चर है अपना मिसल का, उसकी वजह से ही ये स्पिरिट आती है कि लड़ा जाए। इन लोगों में वो स्पिरिट नहीं है, क्योंकि वहां पे सवर्ण शूद्र के कंसेप्ट पे सारा मॉडल चलता है, और इस मॉडल के हिसाब से ही वहां पे चीजें इनके माइंड में ये सेट हो चुकी हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 90% लोग इन्होंने उस मेंटलिटी के बना दिए कि हमारा तुम पे जुल्म करने का राइट है। बक्सर प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने लिखा हुआ है, जब वो इंडिया में मार्च पास्ट कर रहे थे अपनी जीत का उधर बंगाल साइड में, तो वहां के लोग उनके ऊपर पत्थर मारने की बजाय फूल फेंक रहे थे। मेरे को उस अंग्रेज का एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, ऑथर का, उसने ये बात लिखी हुई है। वो ये लिख रहा है कि अगर इन्होंने उस वक्त हमें पत्थर मार दिए होते तो हम शायद इतना आगे बढ़ने की सोचते भी नहीं, लेकिन जनता हमारा वेलकम कर रही थी, हम तो ये देख के हैरान थे। तो ये अब उस जनता को उसी लाइन पे लेके जा रहे हैं। ये एक साइकिल है 200-300 साल का, इनको फुर्सत मिलती है, ये देश को वहीं वापस लेके जाते हैं और फिर देश गुलामी में जाता है। अब जो अब्दाली ने 1761 में पेशवा के साथ लड़ाई हुई, तो वहां पे उनको हरा के उसके बाद जो इंडिया का हाल किया था, आज के दिन में ट्रंप को उसी अब्दाली का रूप देखता हूँ। 200-250 साल का सर्कल पूरा हुआ और इन्होंने इंडिया वापस वहीं उन्हीं के हाथ में फंसा दिया। अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई है जिसमें आरएसएस जो है पाकिस्तान की किसी एजेंसी के थ्रू लॉबी कर रही है वहां पे अमेरिका में कि भाई हमारे को बख्श दो।
ये रिपोर्ट आई हुई है, चली हुई है यूट्यूब वगैरह पे, जो वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो मीडिया हाउसेज ने इनके दबाव में निकाल के बाहर कर दिया, अजीत अंजुम टाइप के या इस टाइप के, वो चलाए हुए हैं इस चीज को, देखो आप। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अब आगे की कहानी जो है बिना जेन जेड के, जनरेशन जेड के अंदर 1 to 1 जाए नहीं सुलटेगी। अब एक और लास्ट चैप्टर जोड़ता हूं इसके अंदर। किसान राजनीति की बात आती है बार बार। मैं 3 सेगमेंट क्यों बना रहा था, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया की, ये तीसरी सेगमेंट क्यों बना रहा था, क्योंकि पूरे इंडिया में देखो तो किसान राजनीति सबसे ज्यादा यहीं पे स्ट्रॉन्ग रही है। कम से कम आप ये मान लो कि सरदार अजीत सिंह, सर छोटूराम के जमाने से लेके चौधरी चरण सिंह से होती हुई और फिर आगे यहाँ तक चली है ये। तो ये जब 1991 में जब ताऊ देवीलाल ने, क्योंकि इनका एक वो बना दिया गया था, इनके ऊपर एक सर्कल खींच दिया था किसने, जो ये आरएसएस लॉबी है, कि भैया ये तो मजगर अजगर का अलायंस है। मजगर अजगर क्या बोलते थे, अजगर अहीर जाट राजपूत गुर्जर, और मजगर में फिर ये मुस्लिम भी जोड़ देते थे कि ये तो इनका अलायंस है बाकी लोगों को अपने इनसे काटने के लिए। तो हुआ क्या है, ताऊ देवीलाल ने एक चीज बड़ी अच्छी करी थी। लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, शरद यादव हो या नीतीश कुमार हो, ये सारे के सारे उसी राजनीति से निकले हुए हैं। उस वक्त में ताऊ देवीलाल ने मजगर अजगर के सिद्धांत पर चलते हुए यूपी में कमांड अपने बिरादरी के जाट को देने की बजाय, यानी चौधरी अजीत सिंह को देने की बजाय, अगर कोई समझने वाला इस भावना को, तो दी थी किसको, मुलायम सिंह यादव को। ये सबको पता है कि कैसे वहां पे मुलायम सिंह यादव को ताऊ देवीलाल ने सपोर्ट देके जितवाया था। वहां तो वो चला, लेकिन उस किसान राजनीति को अगर ये लोग समझते जो अपने साथी बिरादरी वाले हैं अच्छे से, तो ये लोग ऐसा काम ना करते जैसा मुलायम सिंह यादव ने या लालू प्रसाद यादव ने किया। इन्होंने क्या किया, ताऊ देवीलाल से जाट राजनीति उस वक्त तक ब्लेम लगता रहा, किसान राजनीति है जाट राजनीति, लेकिन वहां से उन्होंने इन भाइयों को भी बराबर में बैठाने की बात करी, मुख्यमंत्री बनवाए, लालू यादव वहां बनवाया, ये यहाँ बनवाया, लेकिन इन्होंने उस अलायंस का क्या किया, मजगर को यम में बना दिया, यादव और मुस्लिम, जाट निकाल दिया, अहीर निकाल दिया, सॉरी जाट निकाल दिया, राजपूत निकाल दिया, और साथ में ये निकाल दिया, क्या नाम, मुसलमान निकाल दिया। तो वो जो राजनीति चली थी 100 साल के ऊपर की लगभग, वो राजनीति इन्होंने सिकोड़ दी। अब सिकोड़ती तो मुझे तो पता था इस बात का कि ये लोग जब इस सोच के हैं कि इन्होंने टेक्निकली देखो, फिलोसफिकली देखो, तो इन लोगों ने उसको बढ़ाया नहीं, घटाया, तोड़ा उसको। और तब इसी बात पे फिर हम जाकर के गुस्सा ताऊ देवीलाल पे भी करते हैं कि उन्होंने ये गलत किया था, कि दी क्यों थी फिर उसको, उसने तोड़ के उसका यादव और मुस्लिम बना दिया सिर्फ। अब आप होल्ड करके बैठो, अभी तो बिहार में इनका ये हुआ है, अभी देखना यूपी में भी यही होने वाला है, या तो यूपी के 3 या 4 टुकड़े करेंगे ये 27 से पहले, या फिर कम से कम इस अखिलेश को जरूर निपटाएंगे। और अखिलेश को ये चीज समझते समझते जन्म निकल जाएगा कि भैया तुझे अजगर मजगर पे वापस आना पड़ेगा, उनको जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं संभव है। लेकिन ये नहीं करते, उसका एक कारण और भी है। फिर ये नीचे नीचे संघी जो है इनकी ईगो, कास्ट की ईगो बढ़ा देते यही है फूल कुमार जी, ये जो आरएसएस का मॉडल है, ये मैं तो एक होने देगा करेगा। वो तेजस्वी ने एक पोस्ट निकाल के जाट बिका, सिंधिया बिका, फलाना बिका, नहीं बिके अहीर। अरे भाई तुम इसी मद में टूलते रहोगे क्या? मतलब वो विजन कब पैदा करोगे जो कम से कम अजगर मजगर के लेवल या उससे बड़ा चीजों को लेके जाता हो। जो जिन सो कॉल्ड जिन जाट चौधरियों पे ये बात लगती थी कि जाट राजनीति, उन्होंने इसको कम से कम इतना तो बड़ा करके रखा था, तुमने तोड़ दी वो सारी, भुगतो अब। ठीक है फूल कुमार जी, आपकी बात को मैं समझ गया कि भाई हमें कोई एक दिशा आपने एक दी कि भाई ये भी होना चाहिए था और वो नहीं हो पा रहा है। ये सारी परिस्थितियों के कई कारण हैं। आरएसएस का जो मॉडल है वो अपने आप में ऐसा है कि इनको बड़ा तोड़ने में बड़ा माहिर है। इनको सर मैं एक और लास्ट पॉइंट जरूर ऐड करूंगा। 1990 में जब वीपी सिंह और ताऊ देवीलाल की गवर्नमेंट बनी, ताऊ देवीलाल ने खुद को पीछे करते हुए या जिस भी वजह से वो पीछे हुए, इनको पीएम बनवाया। उसके बाद उन्होंने दोबारा से फिर इनकी सरकार बनी तो चंद्रशेखर जी को पीएम बनवाया। 2 राजपूत पीएम बनवाए उसी अलायंस ने, अजगर मजगर ने। लेकिन ना इस बात को आज तक राजपूत समझ रहे हैं, ना इस बात को यादव समझ रहे हैं, बस अपनी जातीय अभिमान में टूल रहे हैं। हमें ये बता दो 10 साल बाद 11 साल हो गए इनकी सरकार आए हुए, राजनाथ सिंह डिजर्व करता था, कोने में बैठा रखा है, राजपूत है, बनाया पीएम। अब अगली बात यह है कि इसके अंदर एक चीज और नोट करने की है कि वो जो अजगर मजगर का अलायंस था उस टाइम पे, ये इन्होंने क्या स्टार्ट किया, इन सो कॉल्ड संघियों ने,
इन्होंने ताऊ देवीलाल और वीपी सिंह के बीच में फूट डालनी शुरू करी। आप तो एमपी लेवल का इलेक्शन जीते हुए, आप मुझे कंफर्म कर देना कि ये बात सच है कि नहीं है। चलो मैं पूरी करूंगा। मैं बात बात आ गई क्यों सवाल नहीं सर, मुझे आपकी कंफर्मेशन चाहिए। रुको 1 मिनट। इन्होंने जब वीपी सिंह जी ने इनके बहकावे पे ताऊ देवीलाल जी से दूरी बनानी स्टार्ट करी, तो ताऊ देवीलाल जी को ये गुस्सा हुआ कि यार ये तो गलत हो रहा है, तो मैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करूंगा। और वोट क्लब पे ताऊ देवीलाल ने रैली रख दी थी कि मैं अनाउंस करूंगा कि मंडल कमीशन को, ओबीसी रिजर्वेशन को लागू करने वाले हैं। लेकिन संघियों के जो फंडियों के जो कोड है, ये जाकर के वीपी सिंह को भड़काए कि भैया ये तो गया, और अगर इसने अनाउंस कर दिया तो इसको तो सदा के लिए हटाना ही मुश्किल हो जाएगा। तो तू ऐसा कर, तू ना उससे 1 दिन पहले तू ही अनाउंस कर दे इसको। तो ये जो वीपी सिंह को क्रेडिट देते हैं ना कि वीपी सिंह ने ये अनाउंस किया था, नहीं भैया, उसने प्रेशर में किया था और इनके कहने से किया था कि कहीं फिर ये जाट राज यहाँ पे परमानेंट, सो कॉल्ड जाट राज इसको बोलते थे ये लोग, हम नहीं बोलते, हम तो किसान बोलते हैं, लेकिन ये बोलते थे कि ये परमानेंट हो जाएंगे यहाँ पे। फिर तो वो वीपी सिंह से मजबूरी में लागू करवाई गई, और उस पे ताऊ फिर ताऊ वहां पे ताऊ ने गच्चा खाया। बात है आपकी फूल जी, देखो मेरी सी बात है, आज की परिस्थितियां बहुत उस टाइम्स की राजनीति से बदल चुकी है। अब बहुत ये कुछ कहानी थी कि नहीं थी जो मैंने कहा, ये कहानी थी कि नहीं थी? यहाँ का जो ढांचा बदला है इन्होंने, उस हिसाब से। तो सुवालाल जी, अब आपके पास में 10 मिनट है। हमने जो भी डिस्कशन इस लाइन ऑफ एक्शन पे किया, सब तरह से विदेश में गए, यहाँ भी आए, जाति धर्म की भी बात हुई, पैसे की भी हुई, सारी कुछ लाइन ऑफ एक्शन हमारे सामने हुआ। और इस सब के अंदर इन्होंने लीगली फोरम किया, संविधान के दायरे में कानून बना करके और ढांचे को खड़ा किया। अब कोई व्यवस्था ऐसी बची नहीं है। जो भी हम डिस्कस करते हैं इतिहास की बात को, तो इन्होंने इतिहास के अंदर जो कानून थे उनसे वो गवर्न होते थे, अब वो कानून कोलैप्स कर दिए और सारा ढांचा एक नए फॉर्म में, नए तरीके से हो गया। और वो इनका एक अपना जो एजेंडा था, वो जैसा इन्होंने फूल जी ने कहा कि कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है, तो कीचड़ इनको चाहिए था। कीचड़ बनने की तरफ देश बढ़ चुका और वो कानून से बढ़ा। मेरा मानना यह है कि मैंने कानून को एक टच किया था, मुझे लगा कि इन्होंने बिल्कुल बाकायदा लीगली किया सारा काम, इलीगल एक नहीं है। अब संविधान की धाराओं में कोमा वगैरह करके, इसमें जैसा इन्होंने कहा कि भाई वो है ही नहीं, फिर भी कर लिया, तो पीपीपी बना दी इन्होंने। पीपीपी बना करके संविधान में नहीं थी तो एक छोड़ दी, सुपकार कर दिया। सुवालाल जी 8 मिनट आपके पास में है, और कोई साथी बीच में हो तो मैं ले लूंगा, कोई हैंड रेज करेगा तो शायद। सुवालाल जी। देखिए, ऐसा है कि सारी समस्याओं की जो जड़ है, रूट ऑफ कॉज, आज जो हम पॉलिटिक्स में देख रहे हैं, इकोनॉमी में देखते हैं और सोसाइटी में देखते हैं, वो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो एमएलए एमपी, वो है मेन रूट, वही होता है। क्योंकि इन्होंने एक तरीके से जो जनता जो इनको चुनती है, उससे जनादेश को इन्होंने एक तरीके से ये समझ लिया कि भाई हमें शक्ति दे दी गई। तो यहाँ पर है, जो भी इस देश में चेंज होगा, जो बदलाव होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव या प्रोग्रेसिव, वो सब इन जनप्रतिनिधियों के गतिविधियों, इनके कार्यों पर ही निर्भर करता है। तो ये जो जनप्रतिनिधि है, इन्होंने बहुमत के नाम पर संविधान के में संशोधन करके, संविधान के अनुच्छेद और जो भी है पार्लियामेंट के रूप में, फोरम के रूप में, इन्होंने मन चाहे संशोधन किए हैं, कानून बनाए हैं, जिसको चाहे वैसा इन्होंने किया है। संविधान का एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जिसका वायलेशन, उल्लंघन इस सरकार ने, एनडीए सरकार ने 2014 से लेके अब तक नहीं किया हो। एक भी आर्टिकल नहीं जिसका उल्लंघन नहीं किया है, सबका उल्लंघन किया है इन्होंने, आर्टिकल 1 से लेके आखिरी आर्टिकल तक। वो सिर्फ बहुमत के नाम पर, वो है सिर्फ जनप्रतिनिधियों के नाम पर। अब बात आती है फेडरलिज्म की। देखिए, फेडरलिज्म है वो दरअसल हमारे पॉलिटिकल पार्टीज पर निर्भर करता है, बाकी और कोई ऐसा फैक्टर कारक नहीं है।
हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ही फेडरलिज्म को बनाए रखेगी या केंद्र राज्य संबंधों को भी बनाए रखती है, चाहे वो किसी भी तरीके से। अब जब केंद्र में और राज्यों में बहुमत के नाम पर एक पार्टी एक ही हो, तो फिर आप उस स्थिति में संघवाद कहो या केंद्र राज्य संबंध जो दरअसल राज्यों को भी स्वायत्ता देते हैं, वो फिर स्वस्थ नहीं रहेंगे। केंद्र राज्य संबंध बहुमत के रूप में जब राज्य और केंद्र में लगभग एक ही पार्टी की सरकारें रहती है। अब सवाल यह है कि नॉर्थ ईस्ट से हम देखें या नॉर्थ इंडिया से या साउथ इंडिया से, दरअसल नॉर्थ ईस्ट के पास कुछ नहीं है कहने के लिए, पॉलिटिकल वेटेज तो नहीं है, एक आसाम को छोड़ के बाकी कोई यहाँ राजनीतिक एक तरीके से इनके पास नहीं है बार्गेनिंग करने के लिए। टोटल 25 लोकसभा सीट है आसाम को मिला के इन सभी 8 स्टेट की। इनके पास एक ही चीज है, वो है जो संविधान ने इनको दी है, जो आज तक इनके पास है, वो है ऑटोनॉमी। जो ऑटोनॉमी है, दूसरी चीज है जो केंद्र सरकार है, वो जो इनको आर्थिक सहायता जो देती है, सब्सिडी जो देती है, वो है। तीसरी जो इनके पास है कि इनके सामाजिक संगठन, सामुदायिक संगठन जो है, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी फोरम, सिविल सोसाइटी, वो मजबूत है। तो एक तो ये ऑटोनॉमी कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा केंद्र की जो वित्तीय सब्सिडी इन राज्यों को दी जाती है, और तीसरा ये समुदाय के जो संगठन है इनकी मजबूती। बस ये तीन की वजह से यहाँ के खासकर जो हिल एरियाज है नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ कोई लोकतंत्र भी दिखता है। यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जनता के पास स्वायत्ता भी है, जनता के पास कुछ है, हालांकि धीरे धीरे सब छीने जा रहे हैं, खोए जा रहे हैं। अब हमारे पास से ये आता है कि ऐसा होगा, आगे भी होगा। देखिए इस देश में जो कुछ हो रहा है आर्थिक रूप से, वो और राज्यों के तरफ हम देखते हैं तो ये दरअसल ये जो हमारे चुनाव राजनीति है, इसी की वजह से हो रहे हैं। आज के टाइम में चुनाव ऐसे हो रहे हैं, चाहे अभी बिहार का हो या पहले लोकसभा के हुए हो या और, आज के चुनाव ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कोई बिजनेस कंपनियों का एक बिजनेस प्रक्रिया चल रही है। जैसे वो कंपनियां जाती है गांव-गांव, घर-घर, और वहां पर लोगों को कहती है कि देखो ये हमारा ये प्रोडक्ट है, ये ले लो, आप एडवांस में ले लो, हम आपको पहले ही पेमेंट कर देंगे। ऐसे हो रहा है। एक तरीके से ये कहे कि जो क्रिकेट के मैच हो रहे हैं, आईपीएल, इसकी तरह से चुनाव हो रहे हैं। ना कोई पारदर्शिता रहती है, ना कोई लेवल प्लेइंग का कोई मौका मिलता है, एक समान अवसर भी नहीं होता है राजनीतिक दलों को। और एक जो आखिरी मैं पॉइंट ये कहना चाहूंगा कि जो भी ये हो रहा है, चाहे वो चुनाव राजनीति हो या अर्थव्यवस्था हो या संघवाद हो या केंद्र राज्यों के संबंध हो, इन सब के लिए अगर हम जनप्रतिनिधियों के अलावा अगर किसी और को भी जिम्मेदार माने, तो वो है हमारे संविधान के जो संवैधानिक जो पद है, जो संवैधानिक पदों पर जो व्यक्ति है, उनका भी एक तरीके से संवैधानिक ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी की बजाय वो सरकारी ड्यूटी करने लग गए हैं। वो भी बहुत कुछ जिम्मेदार है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या चीफ जस्टिस हो या और भी हो, या लोकसभा स्पीकर हो, जो भी है, ये संवैधानिक पद पर जो लोग हैं, इनकी वजह से भी इस देश में आज ये स्थितियां है। हो क्या रहा है कि इस देश में 3 प्रकार की ड्यूटी, 1 मिनट लूंगा ओनली, 3 ही प्रकार की ड्यूटी होती है। एक सिविक ड्यूटी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होती है, और एक गवर्नमेंट ड्यूटी होती है। आज सरकार बहुमत के नाम पर जो भी संवैधानिक पद पर बैठा है, उसको भी आप पे सरकारी ड्यूटी करवा रहे हो। तो अगर वो सरकारी ड्यूटी करेगा तो यही स्थिति हो गई, संविधान का आप सीधा ही उल्लंघन देखते हो। और वो इन्हीं के द्वारा हो रहा है जो संवैधानिक पद पर है, जिनकी जिम्मेदारी है, जो संविधान की शपथ लेते हैं। तो ये जो हम गिरावट देख रहे हैं देश के चुनावी राजनीति में, अर्थव्यवस्था का हो या जिस की भी क्षेत्र की हम बात करें, आज चर्चा करें,
सब में जो जिम्मेदार है वो हमारे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों की सरकारी ड्यूटी करने की वजह से हैं। अगर वो संवैधानिक दायित्व निभाएंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, चाहे बहुमत कितना ही हो। लेकिन दरअसल यही समस्या है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ही इस देश के संविधान को और देश की राजनीति या लोकतंत्र या समाज को गिरा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चलो अब टाइम हो गया हमारा। मनाराम जी, आप 1 मिनट में कोई बात रखें तो। बाकी देखो, मैटी सी बात है कि आपने सुहालाल जी जो बात कही उस बात में कंपैरेटिव स्टेटमेंट 7 सिस्टर जो नॉर्थ ईस्ट की है, कई बार आपने मंच से उठाई कि भाई वहाँ सिविल सोसाइटीज वगैरह का कुछ अच्छा वजूद है, उसमें से कुछ छीन रहा है। तो अब की बार हम चाहेंगे कि आप कुछ ऐसे मुद्दे भी बताएं हमें कि भाई उनका क्या छीन रहा है, जो आदिवासी बेल्ट है उन लोगों को क्या छोड़ना जा रहा है, फॉरेस्ट दूसरा वगैरह। तो अब की बार कभी मौका देंगे। मनाराम जी, आप 1 मिनट में बात कर दें, 1 मिनट से है मेरा। हाँ मनाराम जी। सोलाल जी ने जो एनालिसिस किया उससे तो सहमति है, लेकिन सवाल ये है कि सारा हमारा जो ढांचा है स्टेट का, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, जितनी भी संवैधानिक बॉडी है और स्टेट की जो भी स्ट्रक्चर है, वो सारा का सारा कॉर्पोरेट सिस्टम से गाइडेड है और कॉर्पोरेट एजेंडे से लोगों को भी कन्विंस कर रखा है, आम लोगों को भी। और ये मनाराम जी, आप एडवोकेट है, मैं आपको बता दूं सारा लीगली किया है इन्होंने। आप एक वकील हैं, मिनट आप सुनो, पढ़ना, पीआरए साइट पे जाना, सारा कानून बदल बदल के किया बहुमत के कारण से। एक मिनट मैं पूरी बात तो कह दूं ना, मैं बस 1 मिनट आधा मिनट। तो मैं ये कहता हूँ कि जब तक इस एजेंडे को, कि ये एजेंडा चल रहा है वो एंटी नेचर है, एंटी पीपल है, और जो कानून कायदे जो बन पीपल है, तो ये सारा रिव्यू करने वाला मामला है। एक नए एजेंडे के आधार पर लोगों को जन चेतना और संचित किए बिना बात बनेगी। रूपचंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट ही बच रहा मेरे पास में। बस एक ही सवाल है सिर्फ, मन्ना नाम से अब सवाल है कि एजेंडा या सारा कारपोरेट का है, मान ली बात इसके कि सारा ढांचा उसके मुताबिक है, क्या वो ढांचा कारपोरेट के फ्रेमवर्क के जो ह्यूमन राइट्स हैं, कारपोरेट के फ्रेमवर्क का जो उनके चाइना का उदाहरण दे चुके हैं आप, बात हो चुकी है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव फेल है, संवैधानिक व्यवस्था पे ये लोग काम नहीं करते हैं, ढांचा कोलैप्स है पूरा। और इन सारी परिस्थितियों के अंदर हम सिविल सोसाइटी का, जैसे सुहालाल जी बार बार कहते हैं, तो हम कभी एक स्टडी सर्कल टाइप लगा करके इनसे कुछ जानकारी ले भाई वहां का क्या है, एक्चुअली ढांचा क्या है, जिसमें हम भी कुछ अपना मॉडल कोई डालें तो कैसे डालें। धन्यवाद। 1:02 हो गए आप सभी के आने का। अगले संडे फिर किसी मुद्दे को लेकर के मोटा मोटा ये ग्लोबल वार्मिंग का जो मुद्दा होगा समाप्त होगा, उसी पे कुछ देखेंगे कि क्या हुआ और वहाँ का क्या नहीं हुआ। इसलिए इनको जो नेचर ह्यूमन सेंट्री के लोग हैं उनसे कुछ जानकारी लेकर के देखेंगे। फिर संसद शुरू हो जाएगी तो मैं संसद की शरण में अपनी बात को रखूंगा। धन्यवाद।
है।